नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 351, दिव्य राजधानी। दिव्य राजधानी शहर ताया दिव्य साम्राज्य के जिंग राज्य का सबसे बड़ा शहर था। ये क्लाउड वाइल्डनेस के पास स्थित था। जब यीयून पहली बार क्लाउड वाइल्डनेस से बाहर आया था तो उसका पहला पड़ाव डिवाइन कैपिटल था। जब हवाई यान दिव्य राजधानी के हवाई क्षेत्र के ऊपर तैरने लगा तो यीयून एक खिड़की के पास खड़ी होकर नीचे हलचल भरे शहर को देखने लगी। जब उसने क्लाउड वाइल्डनेस छोड़ा था तब उसने कभी नहीं सोचा था कि वह दिव्य राजधानी को पड़ाव बनाकर ताया दिव्य नगरी जाएगा। अब 1.5 साल बाद वह क्लाउड वाइल्डनेस लौटने के लिए दिव्य राजधानी को पड़ाव के रूप में इस्तेमाल करने के लिए वापस लौट रहा था। ये वास्तव में शुरुआती बिंदु पर वापस लौटने जैसा था। अब एकमात्र अंतर यह था कि यीयून की ताकत पिछली बार की तुलना में पूरी तरह से अतुलनीय थी। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि यीयून उस विशाल राक्षसी सेना के सामने शक्तिहीन था जो कई दिव्य राज्यों को नष्ट कर सकती थी। हवाई यान दिव्य राजधानी शहर के एक चबूतरे पर उतरा। इतनी विशाल हवाई यान इतनी चहल पहल वाली दिव्य राजधानी में भी अक्सर देखने को नहीं मिलती थी। लोग रुककर उसे देखने लगे क्योंकि विशाल हवाई यान का नजारा उन्हें बेहद आकर्षक लगा। दिव्य राजधानी अभी भी समृद्ध प्रतीत हो रही थी। सुबह का समय था, इसलिए यीयून गलियों में सुबह सुबह पक्षी बेचने वालों को आते जाते देख सकता था। उसने दुकानदारों को अपना कारोबार शुरू करने की तैयारी करते देखा। उसने दाढ़ी वाले बूढ़े लोगों को धूप से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठे देखा। दिव्य राजधानी के अधिकाधिक नागरिक सड़कों पर निकलने लगे। कुछ लोग इत्मीनान से चल रहे थे तो कुछ जल्दी में थे। सभी ने अपने दिन की शुरुआत की। उन्हें अभी तक आने वाले राक्षसी झुंड की खबर नहीं मिली थी। दिव्य राजधानी की तो बात ही छोड़िए, शाही शहर को भी इसकी सूचना नहीं दी गई थी। जिन लोगों को ये पता था कि राक्षसों का एक झुंड भड़क उठा है जिसका मुकाबला करने में दिव्य शहर असमर्थ है, वे शाही परिवार, शाही राजधानी के पारिवारिक कुलों और कुछ एकांतप्रिय पारिवारिक कुलों तक ही सीमित थे। इस जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता था, अन्यथा पूरी तरह से अराजकता फैल जाती। ताया दिव्य साम्राज्य में 1 खरब नागरिक थे, इसलिए उन सभी को निकालना असंभव था। हताशा में वे सेना पर हमला भी कर सकते थे, प्रशासनिक कार्यालयों और बड़े शहरों के बीच स्थित टेलीपोर्टेशन सिस्टम पर धावा बोल सकते थे। यदि ऐसा हुआ तो नागरिकों के भागने में असमर्थ होने के अलावा इससे दिव्य राज्य भी पंगु हो जाएगा। फिलहाल ताया दिव्य साम्राज्य के पास एकमात्र उपाय यही था कि वे हर कीमत पर राक्षसों के झुंड से अपना बचाव करें। यदि वे बचाव करने में असमर्थ रहे तो उनके पास दिव्य साम्राज्य की भावी आशा, दिव्य नगर के अभिजात वर्ग को बादल वन में भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जहां तक दिव्य राज्य के नागरिकों की बात है, उन्हें पीछे ही छोड़ा जा सकता था। यीयून, मैं जा रहा हूँ। हवाई यान के उतरने के बाद लुओ हुआई ने यीयून से कहा। उसे अपने परिवार की शाखा से खबर मिली थी। उसे ताया दिव्य साम्राज्य छोड़ना था। अपना ख्याल रखना। यीयून ने सिर हिलाया। अगर किस्मत में लिखा है तो हम मिलेंगे। लुओ हुआ ने यीयून की ओर देखते हुए सोचा कि क्या उसे कुछ कहना चाहिए। अंत में उसने बस यही शब्द कहे। उसके बगल में उसकी नौकरानी डोंगर खड़ी थी। डोंगर अपनी गहरी आंखों से यीयून को घूर रही थी। बड़े भाई यीयून, आपको जीवित रहना होगा, लिटिल डोंगर ने कहा। हाँ, मैं करूंगी। यीयून मुस्कुराए। वर्तमान स्थिति उनके लिए वास्तव में काफी निराशाजनक थी। पुराने दोस्तों के बिछड़ने, देश के विनाश के कगार पर होने और उसके आकाओं और वरिष्ठों के भाग्य के अनिश्चित होने के साथ लुओ हुआई के जाने के बाद यीयून अकेले ही दिव्य राजधानी की गलियों में घूमने लगा। वह ठोस हरे पत्थरों से बनी सड़कों पर कदम रख रहा था। इन हरे पत्थरों पर सुबह की ओस अभी भी जमी हुई थी। पत्थरों की दरारों के बीच हरी काई थी जिससे ये जगह घनी हरियाली जैसी लग रही थी। इन हरे पत्थरों ने हर तरह के लोगों को देखा था। इन्होंने समृद्धि और कठिनाई, सुख और दुख सब कुछ देखा था। हर पत्थर एक मोटी इतिहास की किताब की तरह था जिसमें दिव्य राजधानी शहर का अब तक का लंबा इतिहास समाहित था। हालांकि यह इतिहास शायद जल्द ही मिट जाएगा। इन गलियों में अब हंसी खुशी और बातचीत नहीं होगी। फूल और हरियाली भी नहीं रहेगी। इसके बारे में सोचते ही यीयून ने आह भरी। सड़कों पर पैदल चलने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। यीयून ने एक बूढ़ी औरत को पैनकेक का ठेला धकेलते हुए पैनकेक बेचते देखा। उसने एक छोटी लड़की को दबे पांव चलते हुए मिठाई चुनते देखा। यह विश्वास करना कठिन था कि ये सभी ईमानदार लोग महज कुछ महीनों में हड्डियों के ढेर में बदल जाएंगे। वे दयनीय थे। उन्हें अब भी यह नहीं पता था कि एक बड़ी आपदा आने वाली है। ये निश्चित रूप से एक त्रासदी थी, जनमानस का दुख था। मैं घर जाना चाहता हूँ। मेरा घर यहीं है, यीयून ने अपने ठीक पीछे चल रहे एक पुलिसकर्मी से कहा। ओह, कानून प्रवर्तक कुछ देर के लिए झिझका। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि दिव्य राजधानी शहर यीयून का घर होगा। सेना में अनुशासन होता है और इस समय उन्हें सतर्क रहने का आदेश मिला था। पीछे रहकर बचाव करने या बादल वन में चले जाने के लिए तैयार रहना था। यदि सेना को तितर बितर कर दिया गया तो घटनाएं हो सकती हैं या यहाँ तक कि खबरें भी लीक हो सकती हैं। शुरू में कानून लागू करने वाला अधिकारी सहमत नहीं हुआ। हालांकि यीयून का रुतबा खास था। कुछ सोचने के बाद उसने कहा, जितनी जल्दी हो सके लौट आओ। याद रखना, तुम्हें जानवरों के झुंड की खबर किसी को नहीं देनी है। यह एक सैन्य आदेश है। मुझे पता है। यीयून ने सिर हिलाया। हालांकि वह इनाम नागरिकों को अज्ञानता के कारण मरते हुए नहीं देख सकता था, लेकिन उन्हें बताने से कोई फायदा नहीं होता। दिव्य नगर ने उन्हें नहीं छोड़ा था। कई ऋषि और मानव स्वामी उनके लिए लड़ रहे थे, स्वयं को बलिदान कर रहे थे। दुर्भाग्य से ऐसे कई मौके आए जब मानवीय शक्ति स्वर्ग को चुनौती देने में असमर्थ थी। कानून के स्वामी, यीयून ने कुछ देर हिचकिचाने के बाद कहा, अगर हमें क्लाउड वाइल्डनेस में जाना है तो क्या मैं कुछ लोगों को साथ ला सकता हूँ। यीयून जियांग शियाओरू को अकेला नहीं छोड़ सकता था। वहाँ जो शियाओ के भी थी। वह इतनी प्यारी बच्ची को एक निर्दयी दरिंदे के पेट में मरते हुए नहीं देख सकता था। पुलिस अधिकारी ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्या आप किसी योद्धा को ला रहे हैं या किसी आम इंसान को।
उसने मोटे तौर पर अनुमान लगाया था कि यून संभवतः अपने परिवार के सदस्यों को साथ लाना चाहता होगा। नश्वर, ठीक है, कानून लागू करने वाले अधिकारी को आश्चर्य नहीं हुआ। आम परिवार से होने के कारण यून का परिवार स्वाभाविक रूप से नश्वर लोगों से बना था। आप कुछ ला सकते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत सीमित होगी। आपको ये पता होना चाहिए कि मनुष्यों को साथ लेकर क्लाउड वाइल्डनेस में जाना बहुत मुश्किल होगा। जी हाँ, धन्यवाद। यून ने उसे धन्यवाद दिया और सॉफ्ट क्लाउड्स माउंटेन मनों की ओर दौड़ पड़ा। यून को जल्द ही जियांग शियाओरू से मिलने को लेकर बेहद उत्सुकता थी। जियांग शियाओरू इस वैकल्पिक दुनिया में आने के बाद से उसका पहला पारिवारिक सदस्य थी। क्लाउड वाइल्डनेस में जब यून अभी भी कमजोर था, तब उसने और जियांग शियाओरू ने उन कठिन दिनों को एक साथ बिताया था, जहां उनके अलावा कोई और रिश्तेदार नहीं था। सॉफ्ट क्लाउड्स माउंटेन मनो दिव्य राजधानी से लगभग 50 किलोमीटर दूर था, इसलिए यून 15 मिनट में वहां पहुंच गया। जब उसने उस विशाल हवेली को देखा तो वह उसे पहले से भी अधिक भव्य प्रतीत हुई। लाल रंग से रंगा हुआ दरवाजा, चमकदार कांसे की ईंटें और उसके सामने लगे 2 बड़े पत्थर के शेर उस जगह को भव्य रूप देते थे। रुको, वहां कौन है? दरवाजे पर पहरा दे रहे 2 नौकरों ने यून को बिल्कुल नहीं पहचाना। उन्होंने यून को रोकने की कोशिश की, लेकिन यून ने उन्हें जवाब देने की जहमत तक नहीं उठाई। पलक झपकते ही वह पहाड़ी हवेली में दाखिल हो गया। दोनों नौकर अभी भी द्वार पर मुंह खोले खड़े थे। उनके सामने खड़ा व्यक्ति पल भर में गायब हो गया था। वे एक दूसरे को देखने लगे, ये सोचते हुए कि कहीं उन्हें कोई भ्रम तो नहीं हो गया। हवेली के अंदरूनी हिस्से में लाल ईंटें और हरी टाइलें लगी हुई थीं। कई 100 साल पुराने पेड़ सूरज की रोशनी को रोक रहे थे और सभी मंडपों के बीच चट्टानी वनस्पतियां और हरियाली थी। यह एक बेहद खूबसूरत दृश्य था। यून ये सब देखने के मूड में नहीं था। वह जानता था कि जियांग शियाओरू कहाँ रहती है और उसने अपनी सुनने की शक्ति इतनी केंद्रित कर ली थी कि 100 मीटर के दायरे में वह जमीन में रेंगते हुए कीड़े की आवाज भी सुन सकता था। जल्द ही उसने जियांग शियाओरू की स्थिति का पता लगा लिया। पलक झपकते ही यून एक खूबसूरत बगीचे में पहुंच गया। इस छोटे से आंगन में यून ने हरे रंग के कपड़े पहने एक लड़की को पानी देने वाले डिब्बे के साथ फूलों को पानी देते हुए देखा। यून ने हरे रंग के कपड़े पहनी उस युवती को तुरंत पहचान लिया, क्योंकि वह उसकी बड़ी बहन जियांग शियाओरू थी। पिछले 1.5 साल में एक बार भी उससे न मिलने के बाद सॉफ्ट क्लाउड्स माउंटेन मनों में उत्तम और पौष्टिक भोजन करने के बाद जियांग शियाओरू और भी अधिक आकर्षक लग रही थी। वह पहले जैसी अपरिपक्व नहीं दिख रही थी। उसकी त्वचा पहले से भी अधिक चिकनी और कोमल हो गई थी, मानो मलाई से बना जैद पत्थर हो। उसका शरीर पतला लेकिन सुडौल था। उसमें एक वसंत जैसी ताजगी झलक रही थी। बहन शियाओरू, यून ने जोर से चिल्लाया। इस समय उसका हृदय भावनाओं से भरा हुआ था। उसने सोचा था कि ताया दिव्य नगरी जाने के बाद वह पुरुषों के बीच एक ड्रैगन बन जाएगा और फिर भव्य वापसी करेगा। उसने सोचा था कि वह अपनी बहन को प्रथम श्रेणी की राजकुमारी या कोई स्वामिनी उपाधि दिलाएगा, जिससे वह भविष्य में एक कुलीन युवती का जीवन जी सकेगी। यदि उसे मौका मिला तो वह उसे कुछ जादुई औषधियां दिलाएगा, जिससे वह मार्शल आर्ट के एक विशेष स्तर तक पहुंच सके और शाश्वत यौवन प्राप्त कर सके। हालांकि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि ताया दिव्य नगरी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के बावजूद उनका घर वापसी का स्वागत इतना शानदार नहीं होगा। वे शरणार्थी बनकर दिव्य राजधानी लौट आए। वास्तव में ये कहावत कि भाग्य का देवता लोगों को मूर्ख बनाता है, सच साबित हुई। यून जियांग शियाओरू ने अविश्वास से उस युवक को देखा जो अचानक उसके सामने प्रकट हुआ और उसे आधे से लंबा था। हालांकि यून की लंबाई बढ़ गई थी और उसका शरीर अधिक मांसल हो गया था, फिर भी वे बचपन से ही हर दिन साथ बिताते आए थे। यून में कितना भी बदलाव आ जाए, जियांग शियाओरू उसे तुरंत पहचान लेती थी। हालांकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यून इतनी अचानक घर लौट आएगी। उसे इस बारे में पहले से कोई सूचना नहीं मिली थी। ये सचमुच यून एर है। जियांग शियाओरू इतनी प्रसन्न हुई कि उसने अपना पानी देने वाला डिब्बा गिरा दिया और दौड़कर यून के सामने खड़ी हो गई। तुम लंबे हो गए हो। जियांग शियाओरू की आंखें नम हो गईं और उसने यून के चेहरे को छुआ। जब यून गया था तब वह जियांग शियाओरू से कद में छोटा था, लेकिन अब थोड़ा बचकाना दिखने के अलावा वह पूरी तरह से एक वयस्क जैसा दिखता था। जियांग शियाओरू को इस बात की परवाह नहीं थी कि यून कितनी उपलब्धियां हासिल करे या किस तरह की साधना प्राप्त करे। जब तक वह सुरक्षित घर लौट आए और उसे यून को और अधिक देखने का मौका मिले, तब तक वह संतुष्ट रहेगी। बहन शियाओरू, मुझे आपसे कुछ कहना है, यून ने जल्दी से कहा। क्या बात है? इतनी जल्दी क्या है? जियांग शियाओरू एक बहुत ही संवेदनशील महिला थी। यून की अचानक वापसी देखकर वह बेहद खुश हुई। हालांकि कुछ सोचने पर उसे समझ नहीं आया कि दिव्य नगरी में अपना प्रशिक्षण पूरा किए बिना ही यून अचानक लाखों मील का सफर तय करके घर कैसे लौट आया। इस बारे में पहले से कोई सूचना नहीं थी, जिससे ये कुछ अजीब सा लग रहा था। और यून के चेहरे के भाव से ऐसा लग रहा था मानो कुछ घटित हुआ हो। जियांग शियाओरू का चेहरा गंभीर हो गया। हम घर में बात करेंगे। यून ने जियांग शियाओरू का हाथ खींचा। यून सॉफ्ट क्लाउड्स माउंटेन मनों से सभी को नहीं ला सका, वह केवल कुछ लोगों को ही ला सका। अध्याय 352, आशा की किरण। यून ने जियांग शियाओरू के शयन कक्ष में एक साधारण ध्वनि अवरोधन ऊर्जा अवरोधक स्थापित किया। फिर उसने उसे राक्षसों के झुंड के बारे में सब कुछ बताया। जैसे जैसे जियांग शियाओरू और सुनती गई, उसकी चिंता बढ़ती गई। यून जो उसे बता रही थी वह सचमुच अविश्वसनीय था। 1 लाख फीट ऊंचा लॉन्गबुई का विशालकाय ढांचा, वह कितना बड़ा रहा होगा। क्लाउड वाइल्डनेस में रहते हुए जियांग शियाओरू ने कई बार राक्षसों के झुंड के बारे में सुना था, हालांकि उसका कभी किसी से सामना नहीं हुआ था। आज यून ने जिस राक्षस झुंड के बारे में उसे बताया, वह प्रत्याशित रूप से एक विशाल राक्षस झुंड था जो पूरे ताया दिव्य साम्राज्य को नष्ट कर सकता था। पिछले 1 साल में जियांग शियाओरू को ताया दिव्य साम्राज्य के विशाल आकार का स्पष्ट अंदाजा हो गया था। क्या इतना विशाल देश सचमुच नष्ट हो सकता है? यह अविश्वसनीय लगता है। बहन शियाओरू, जो मैंने तुम्हें बताया है वो तुम किसी और को मत बताना। मेरे साथ सेना के शिविर में चलो और जोहू शियाओ के आंटी वांग और अंकल जोहू को भी साथ ले आओ। शायद मैं अपने साथ इससे ज्यादा लोगों को नहीं ले जा सकती। यून को विश्वास था कि कानून प्रवर्तक उसे अपने साथ 4 लोगों को लाने की अनुमति दे देगा। यून को नहीं पता था कि क्लाउड वाइल्डनेस की इस वापसी यात्रा में उसका क्या इंतजार कर रहा है।
इतने बड़े दिव्य साम्राज्य का क्लाउड वाइल्डनेस जैसी बंजर भूमि में डेरा डालना क्या भविष्य में क्लाउड वाइल्डनेस जनजाति बनने की योजना थी? एक विशाल दिव्य साम्राज्य का एक जनजाति में तब्दील हो जाना सरासर विडंबना थी। सिर्फ 4 लोग। जियांग शियाओरू को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। पीछे छूट गए लोगों का क्या होगा? हालांकि वह जानती थी कि वह कुछ भी नहीं बदल सकती और केवल सिर हिलाकर कह सकती थी, मुझे समझ आ गया। उद्धरण चिन्ह जियांग शियाओरू ये उनके पीछे पीछे जिनलॉन्ग वेई शिविर में रुकी रही। जिनलॉन्ग वेई शिविर ताया दिव्य नगर के अभिजात वर्ग का अस्थायी निवास स्थान था। राक्षसी झुंड की संभावित उपस्थिति को देखते हुए यान मेंगलोंग और यीयुन के अन्य सभी जिनलॉन्ग वेई वरिष्ठ अधिकारियों को अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर दिया गया था। कई दिनों तक शिविर स्थल का माहौल बेहद निराशाजनक रहा। हर कोई आदेश आने का इंतजार कर रहा था, मानो भाग्य के फरमान का इंतजार कर रहा हो। और आज आखिरकार आदेश आ गया। हालांकि उन्हें क्लाउड वाइल्डनेस की ओर नहीं जाना था, बल्कि चू प्रीफेक्चर सिटी की ओर तेजी से जाना था। चू प्रांत के शहर तक। लोग असमंजस में थे क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि वे इस समय चू प्रीफेक्चर शहर क्यों जा रहे हैं। चू प्रांत का शहर क्लाउड वाइल्डनेस के पास नहीं था, बल्कि वास्तव में डिवाइन वाइल्डनेस के अधिक निकट था। क्या इसका मतलब यह हो सकता है कि ताया डिवाइन सिटी की सफलतापूर्वक रक्षा कर ली गई थी? लोगों के मन में ऐसे विचार आना स्वाभाविक था क्योंकि वे यही परिणाम देखना चाहते थे। जब भी उनको उनके गंतव्य के बारे में पता चला तो उसने थोड़ा भौहें सिकुड़ी। उसने चू प्रांत के शहर के बारे में सुना था। ये चू शाही निवास का जागीर क्षेत्र था। ये चू प्रांत में चू शाही निवास का सबसे बड़ा शहर भी था। यीयुन की चू राजमहल के बारे में अच्छी राय नहीं थी। पहले उसके दुश्मन यांग युएफेंग, यांग दिनकुन और उनके साथी सभी चू राजमहल से ही थे। इसके बावजूद आदेश तो आदेश ही था। यीयुन ने सबके पीछे पीछे चू प्रांत के शहर की ओर उड़ान भरी। जियांग शियाओरू और उसके साथियों को भी यीयुन अपने साथ लेकर आया था। इसके बाद एक और उबाऊ यात्रा शुरू हुई। इन दिनों वे लगातार यात्रा करते रहे। उन्हें नहीं पता था कि उनका भविष्य क्या होगा। हवाई यान एक के बाद एक टेलीपोर्टेशन एरे से गुजरता हुआ धीरे धीरे चू प्रीफेक्चर शहर की ओर बढ़ता गया। हालांकि उसी क्षण एयरशिप के डेक पर मौजूद लोगों ने एक और एयरशिप को उनके साथ साथ हवा में उड़ते हुए देखा। यह एक ऐसा हवाई यान था जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। यह न तो ताया दिव्य साम्राज्य का था, न ही किसी अन्य बड़े गुट का। यह हवाई यान काले रंग का था और इसकी सतह पर जटिल लाल रंग के प्रतीक खुदे हुए थे। जैसे जैसे हवाई यान उड़ता गया, ये प्रतीक लयबद्ध ढंग से झिलमिलाते रहे। इनसे एक रहस्यमय और प्राचीन अनुभूति उत्पन्न होती थी। स्पष्ट रूप से लाल रंग के चिन्ह किसी प्रकार की गूढ़ विद्या की संरचना थे, लेकिन दिव्य राजधानी से यात्रा के प्रभारी कानून प्रवर्तक, जो संयोगवश संरचनाओं में निपुण थे, इसे बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। वह हवाई यान लगभग 1000 फीट लंबी थी, लेकिन उसका आकार बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। हालांकि जब हवाई यान का निचला हिस्सा दिखाई दिया तो वीरान स्वर तकनीक में माहिर एक कानून प्रवर्तक बेहद चिंतित हो गया। एड़ी आदिम प्रजातियों की पसलियों से बनी है। एक हवाई जहाज की मुख्य रीढ़ की हड्डी का कील एक सीधी बीम थी। बीम के साथ साथ कई अर्धचंद्राकार हड्डियां थीं जो कील की वक्रता का निर्माण करती थीं। यह आकृति वास्तव में मनुष्य की छाती की हड्डी और पसलियों के समान थी। यदि किसी विशाल आदिम प्रजाति की छाती की हड्डी और पसलियों का उपयोग करके एक हवाई जहाज का कील बनाया जाता तो उस नाव की गुणवत्ता स्पष्ट हो जाती। हालांकि व्यवहार में आदिम प्रजातियों के शव अत्यंत मूल्यवान होते हैं। इन प्रजातियों की कीमती हड्डियों का उपयोग आमतौर पर वीरान अस्थि कलशों को परिष्कृत करने के लिए किया जाता था, तो भला कौन इनका उपयोग हवाई यान बनाने के लिए करना चाहेगा? इसके अलावा इतने बड़े आकार के हवाई यान का मतलब था कि आदिम प्रजाति का आकार 1000 फीट से भी अधिक रहा होगा। यह निश्चित रूप से एक भयानक अस्तित्व था जो पहाड़ों को उखाड़ फेंक सकता था और समुद्र को उथल पुथल कर सकता था, जिससे प्रलय आ सकती थी। यहाँ तक कि एक परम ज्ञानी ऋषि भी शायद ऐसे विशालकाय जीव को नहीं मार सकता था। क्या इतनी कीमती हड्डियों का इस्तेमाल हवाई जहाज बनाने में किया गया था? कुछ कानून प्रवर्तक बेहद चिंतित हो गए। ताया दिव्य साम्राज्य में इसी श्रेणी की कुछ आदिम प्रजातियों के शव थे, लेकिन उन सभी को ताया दिव्य नगर के साधकों द्वारा साधना के लिए वाइल्डनेस डिवाइन हॉल में रखा गया था। वे इतने खर्चीले कैसे हो सकते थे और उनका इस्तेमाल हवाई जहाज बनाने में कैसे कर सकते थे? ये कौन सा गुट है? लोग सोचने लगे। हालांकि संकट के समय में चाहे वह कितनी भी रहस्यमयी शक्ति क्यों न हो, वह निश्चित रूप से लोगों में कल्पना और आशा जगाएगी। इसी क्षण काला हवाई यान तेजी से चू प्रीफेक्चर शहर की ओर उड़ने लगा और उन्हें पीछे छोड़ गया। क्या वे भी चू प्रीफेक्चर सिटी जा रहे हैं? देखो, हवाई यान के पीछे शब्द लिखे हुए हैं। लोगों ने ध्यान केंद्रित किया और हवाई यान के पिछले हिस्से पर प्राचीन अक्षर देखे। 2 बड़े बड़े खून जैसे लाल रंग के शब्द लिखे थे, शेंतु। शेंतु परिवार का वंश। ये हो सकता है। जब लोगों ने यह उपनाम देखा तो सबने अपनी सांसें रोक लीं। अगर यह कुछ महीने पहले की बात होती तो एयरशिप पर मौजूद किसी को भी शेंतु परिवार के बारे में पता नहीं होता, लेकिन अब उस चरवाहे लड़के की वजह से वे सभी इसे स्पष्ट रूप से जान गए थे। शेंतु परिवार पश्चिमी क्षेत्रों का एक प्राचीन परिवार था। उनकी विरासत इतनी समृद्ध थी कि वह ताया दिव्य साम्राज्य की विरासत से कहीं अधिक थी। और जब चरवाहा लड़का पहली बार प्रकट हुआ तो वह पश्चिमी क्षेत्रों में था। उसने एक बार पश्चिमी क्षेत्रों में जानवरों के एक विशाल झुंड को उकसाया था और उस समय शेंतु परिवार ने उस झुंड का प्रतिरोध किया था। हालांकि राक्षसों के झुंड के हमले के बाद शेंतु परिवार काफी कमजोर हो गया था, फिर भी वे किसी तरह टिके रहने में कामयाब रहे। एक ऐसा पारिवारिक कबीला जो चरवाहे लड़के के खिलाफ बचाव करने में सक्षम था। ये सचमुच शेंतु परिवार का वंश है। शेंतु परिवार के लोग आए हैं। सही कहा, उनका चरवाहे लड़के से झगड़ा है। शायद हम बच जाएं। इस इतिहास को याद करके लोग बेहद खुश हो गए। ऐसा कहा जा सकता है कि चरवाहा बालक और शेंतु परिवार के बीच आखिरी दम तक लड़ाई चलती रहेगी। अब चरवाहा बालक के दोबारा प्रकट होने पर शेंतु परिवार ने पहल करते हुए किसी को भेजा। मेरे शत्रु का शत्रु मेरा मित्र होता है। शेंतु परिवार का अब प्रकट होना निस्संदेह निराशा से त्रस्त आया दिव्य साम्राज्य के लिए आशा की एक किरण लेकर आया है। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया है। लगता है चू प्रीफेक्चर सिटी जाने का हमारा आदेश शेंतु परिवार के कारण ही है। आमतौर पर गंभीर रहने वाला एक पुलिस अधिकारी उत्साहित हो गया और खुशी से चिल्लाने लगा। शेंतु परिवार के शामिल होने के बावजूद भी युद्ध बेहद कठिन और अत्यधिक रक्तपात वाला रहेगा।
हालांकि इससे उन्हें युद्ध जीतने की उम्मीद जरूर मिली। हवाई यान पर सवार होकर यी यून ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ कि उन्हें बादल वन्यभूमि में भागने की जरूरत नहीं पड़ी। हवाई जहाज से उतर जाओ। उतरने के बाद किसी के पास चू प्रांत के शहर की भव्यता की सराहना करने का समय नहीं था। उन्हें तुरंत चू शाही निवास के मुख्य हॉल में जाने का आदेश मिला था और इस बार उन्हें सटीक जानकारी मिली कि शेंतु परिवार के लोग आ चुके हैं। वे ताया दिव्य साम्राज्य को राक्षसों के झुंड का सामना करने में सहायता करने की योजना बना रहे थे। मानव जगत में समान विचारधारा वाले लोग मिल सकते हैं। इस बर्बर दुनिया में मानवीय शक्तियों को एकजुट होना होगा, एक कानून प्रवर्तक ने गहरे भाव से कहा। इस बात को कौन झुठला सकता है? हम इंसान कमजोर हैं, इसलिए हमें समृद्धि के लिए एकजुट होना होगा। अब हालात शानदार हैं। समूह का नेतृत्व कर रहे कानून प्रवर्तक बेहद खुश थे। वे युवा ताया दिव्य साम्राज्य के अभिजात वर्ग को शेंतु परिवार के राजदूतों से मिलवाने के लिए लाए थे। हर अभिजात वर्ग के पास ये योग्यता नहीं थी। ये केवल यी यून, याओ दाओ, यांग चू जियाओरान और कंपनी तक ही सीमित था। कई अन्य लोग यी यून और उसके साथियों को ईर्ष्या भरी नजरों से देख रहे थे। एक प्राचीन लेकिन शक्तिशाली परिवार के राजदूतों से मिलना अत्यंत गौरवपूर्ण बात थी। इससे न केवल दृष्टिकोण व्यापक हुआ, बल्कि महान हस्तियों को जानने और उनकी सराहना करने से भविष्य में व्यक्ति का मार्ग सुगम हो गया। इससे कई तरह के अप्रत्याशित लाभ हुए। बेशक वे केवल ईर्ष्यालु थे, उनमें कोई अवमानना नहीं थी। केवल यी यून और उनके साथियों जैसे लोगों को ही ताया दिव्य साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार था। यदि उन्हें भेजा जाता तो वे प्राचीन परिवार के सामने केवल अपना अपमान करते। थोड़ी देर में तैयार हो जाओ। उच्च अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि अगर शेंतु परिवार तुमसे पूछताछ करे तो तुम्हें उनसे सख्ती से निपटना होगा। ताया दिव्य राज्य की प्रतिष्ठा को धूमिल मत होने दो, एक कानून प्रवर्तक ने आदेश दिया। उच्च अधिकारियों ने अभी अभी यह आदेश भेजा था, विशेष रूप से यी यून, क्योंकि वह ताया दिव्य राज्य का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उन्हें एक प्राचीन पारिवारिक वंश के राजदूतों पर अच्छा प्रभाव छोड़ना था। राजदूतों को यह जानना था कि ताया दिव्य साम्राज्य हर पीढ़ी में शक्तिशाली योद्धाओं से समृद्ध है। केवल उन्हें यह बताकर कि कुलीन वर्ग की युवा पीढ़ी असाधारण रूप से शक्तिशाली है, वे उन्हें सहयोग का महत्व समझा सकते थे। हाँ, मुझे मिल गया। यी यून ने सिर हिलाया। वह भली भांति जानता था कि चू प्रांत के शहर में शेंतु परिवार और ताया दिव्य साम्राज्य के बीच होने वाली यह बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण थी। ताया दिव्य साम्राज्य का भविष्य इसी पर टिका था। ताया दिव्य साम्राज्य इस कठिन परीक्षा से बच पाएगा या नहीं, ये काफी हद तक शेंतु परिवार के रवैये पर निर्भर करता है। अध्याय 353। युवा स्वामी नानेटियन। भव्य चू राजवास में चारों ओर आलीशान मीनारें थीं। मुख्य हॉल राजा चू की मीनार में स्थित था, जो आकाश में भव्यता से खड़ी थी। इस समय पश्चिम में सूर्य अस्त हो रहा था, जिससे आकाश लालिमा से जगमगा रहा था। विशाल किंग चू टावर सुनहरी रोशनी से ढका हुआ था, जिससे ऐसा लग रहा था मानो कोई अमर स्वर्ग में हो। इससे पहले कि यून कानून प्रवर्तकों के साथ किंग चू टावर में प्रवेश करता, उसने शेंतु परिवार के हवाई जहाज को देखा। ये किंग चू टावर के सामने चौक में खड़ा था और इसके चारों ओर शेंतु परिवार के रक्षक तैनात थे। ये पहरेदार देखने में बलवान और हटे कट्टे लग रहे थे। उनकी सांसें धीमी थीं, जिससे उनकी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल था। वे लकड़ी के खंभों की तरह स्थिर खड़े थे। उन सभी ने एक समान प्रकार का शेंतु परिवार का कवच पहन रखा था, जो पहली नजर में ही भव्य प्रतीत होता था। जब यी यून और उसके साथी उनके पास से गुजरे तो वे सभी सीधे देखते रहे, स्पष्ट रूप से रेजिमेंटल अनुशासन का पालन कर रहे थे। इससे यी यून मन ही मन हैरान रह गया। उसने अंदाजा लगाया कि ये सैनिक ताया डिवाइन सिटी के प्रशिक्षकों से कमजोर नहीं थे। हालांकि ताया डिवाइन सिटी में एक बार जब लोग इतनी शक्ति प्राप्त कर लेते थे तो उन्हें बहुत अधिक स्वतंत्रता और उच्च दर्जा प्राप्त होता था। हालांकि शेंतु परिवार के कबीले में ये लोग केवल सैनिक और रक्षक ही बन सकते थे। यही एक बड़े गुट और एक छोटे गुट के बीच का अंतर था। भले ही दोनों गुटों के लोगों का साधना स्तर एक जैसा था और छोटे गुट के लोग अधिक आरामदायक जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्हें अवसरों और संसाधनों का अधिक नुकसान उठाना पड़ता था। उनकी सोच सीमित थी, इसलिए कुछ लोग बड़े गुट की सेवा करने को तैयार थे, भले ही उन्हें एक साधारण सैनिक ही क्यों न बनना पड़े। शेंतु परिवार की सैन्य शक्ति और अनुशासन इतना अद्भुत है कि वह ताया दिव्य साम्राज्य से कहीं अधिक शक्तिशाली है। यी यून ने मन ही मन सोचा। उसे इस राक्षसी सेना का सामना करने की अपनी क्षमता पर अधिक भरोसा हो गया। किंग चू टावर के द्वार से प्रवेश करते ही मुख्य हॉल में उनका स्वागत एक गंभीर वातावरण ने किया। जमीन पर उत्कीर्ण पत्थरों से पक्की की गई थी। ये पत्थर न केवल इस्पात से भी अधिक कठोर थे, बल्कि इनकी सतह पर एक बेहद सुंदर आकृति बनी हुई थी। ये देखने में सुंदर और भव्य लग रहा था। यी यून ने देखा कि हॉल में आगे एक युवक पारंपरिक पोशाक पहने खड़ा था। उसके कपड़े हरे रंग के थे और सिर पर एक पट्टी बंधी थी। उसकी त्वचा सफेद थी और उसका माथा खुला हुआ था। उसके चेहरे पर एक स्वस्थ लालिमा थी। यी यून को सूक्ष्म रूप से महसूस हुआ कि उसकी बाहों के बीच में बैंगनी रंग की हल्की झलक थी। पर्पल एयर कम्स फ्रॉम द ईस्ट जन्मजात राजसीपन का प्रतीक था। इस युवक का पहनावा सादा था और उसकी सांसें गहरी और शांत थीं। उसमें किसी प्रकार का घमंड नहीं था और वह बहुत मिलनसार प्रतीत होता था। युवक के बगल में दो बुजुर्ग थे जिन्होंने सुनहरे वस्त्र पहन रखे थे। वे दोनों युवक के प्रति बहुत आदरपूर्ण व्यवहार कर रहे थे। यी यून ने गौर किया कि यद्यपि दोनों बुजुर्ग कुर्सियों पर बैठे थे, वे कुर्सी के केवल एक तिहाई हिस्से पर ही बैठे थे। उनकी पीठ सीधी थी और यह विनम्रता का प्रतीक था। यी यून उन दोनों बुजुर्गों को नहीं पहचानता था, लेकिन उनमें से एक बुजुर्ग ने सुनहरे अजगर के आकार का चोला पहना हुआ था, इसलिए यी यून ने उसे पहचान लिया। एक सुनहरे अजगर को अजगर कहा जा सकता है, लेकिन वास्तव में वह एक अजगर जैसा दिखता था। उसके 4 पंजे थे, जो एक अजगर के पंजे से एक कम था, इसलिए सुनहरे अजगर को 4 पंजों वाला अजगर कहा जा सकता है। ताया दिव्य साम्राज्य में केवल राजा की उपाधि प्राप्त व्यक्ति ही 4 पंजों वाले सुनहरे ड्रैगन का वस्त्र धारण कर सकते थे। उदाहरण के लिए चू शियाओरान के पिता एक रक्षक ड्यूक थे, जो राजा चू के कुलीन पद से एक स्तर नीचे था, इसलिए वे ऐसा वस्त्र धारण नहीं कर सकते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो सुनहरे अजगर के आकार का चोला पहने हुए वह बुजुर्ग व्यक्ति स्वयं राजा चू थे। अब फ्यूचर एड्स, एक युवक को राजा चू से इतना सम्मान मिलना इस बात का पुख्ता सबूत था कि वह शेंतु कुल का था, और शेंतु कुल में उसका दर्जा शायद ही नीचा था।
ये यून ने गौर किया कि राजा चू उस युवक को दिल से सम्मान दे रहे थे, न कि उसके पीछे के गुर की वजह से। उस विशाल हॉल में बैठे उन 3 लोगों के अलावा बाकी सभी लोग खड़े रहे। ये यून ने गौर किया कि खड़े लोगों में कुछ किशोर लड़के लड़कियां वर्दी पहने हुए थे। ये युवक स्पष्ट रूप से शेंतु परिवार के वंशज थे और संभवतः शेंतु परिवार के प्रतिभाशाली कनिष्ठ सदस्य थे। वहां अन्य वृद्ध अनुयायी और पारिवारिक सेनापति भी थे, लेकिन वे सभी हरे रंग की वर्दी पहने युवक को अपना नेता मानते थे। युवा स्वामी नानटियन, ये हमारे ताया दिव्य साम्राज्य के युवा अभिजात वर्ग हैं, कृपया इन्हें देखें। राजा चू ने ये यून और उसके साथियों की ओर इशारा किया। हरे रंग के वस्त्र पहने युवक ने उन पर सरसरी नजर डाली और उसकी निगाहें कुछ पल के लिए यून पर टिक गईं। बुरा नहीं है, युवा स्वामी नानटियन मुस्कुराए और सिर हिलाया। जब कोई देश संकट में हो तो ऐसे अराजक समय में जन्म लेना दुर्भाग्यपूर्ण तो है, लेकिन सौभाग्यशाली भी है। अगर आप सभी इससे बच जाते हैं तो यह आपके लिए सुनहरा अवसर होगा। इसका पूरा लाभ उठाएं। युवा गुरु नानटियन ने एक सरल मूल्यांकन दिया। उनकी आवाज़ एक शक्तिशाली झरने के समान थी, जिससे ताया दिव्य राज्य के कई प्रिय बच्चों को ऐसा महसूस हुआ मानो उन्हें सर्वोच्च स्थान पर बिठा दिया गया हो। इन दिनों इन सभी किशोर लड़कियों को धीरे धीरे समझ आ गया था कि दुनिया कितनी विशाल है। वे एक कोने में फंसे हुए थे और उनकी सोच सीमित थी। शुरू में इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के नाते युवा मास्टर नानटियन एक छोटे से देश के कुछ प्रतिभाशाली लोगों को महत्व नहीं देते थे, क्योंकि वे उनके लिए कुछ भी नहीं थे। अप्रत्याशित रूप से युवा मास्टर नानटियन ने उन्हें अच्छा मूल्यांकन दिया, जिससे उन्हें प्रोत्साहन मिला। इस युवा मास्टर नानटियन में जरा भी घमंड नहीं है। हाँ, मुझे उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। कितनी खुशी की बात है। कुछ युवकों ने युवांची संचार के उपयोग पर चर्चा शुरू कर दी। कुछ युवतियां तो युवा स्वामी नानटियन को प्रशंसा और आदर की भावना से देखती थीं। एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि से आने वाले स्वर्ग के प्रिय पुत्र का इतना आकर्षक और बलवान होना युवा लड़कियों के दिलों को आसानी से जीत लेता था। मेरे चू राजमहल के परिवार के सेनापति, ताया दिव्य राज्य के ऋषि और स्वर्ग के ये सभी युवा अभिमानी बच्चे युवा स्वामी नानटियन के आदेशों का पालन करेंगे, राजा चू ने आदरपूर्वक कहा। इस समय ताया दिव्य राज्य संकट में था, इसलिए स्वाभाविक रूप से शेंतु परिवार के प्रति उनका यह विनम्र व्यवहार उनके लिए जीवन रक्षक तिनके के समान था। ठीक है, युवा स्वामी नानटियन ने सहज भाव से उत्तर दिया। मेरा शेंतु परिवार 2 उद्देश्यों से ताया दिव्य राज्य में आया है। पहला, चरवाहे लड़के द्वारा छोड़े गए राक्षसों के झुंड को शांत करना और उससे अपना झगड़ा सुलझाना। दूसरा, ताया दिव्य राज्य के साथ कुछ मामलों पर चर्चा करना। जैसे ही युवा स्वामी नानटियन ने बोलना शुरू किया, उन्होंने अपना दाहिना हाथ थोड़ा सा हिलाया और उनके हाथ में अचानक कहीं से एक लाल पत्थर प्रकट हो गया। उसने अपने दाहिने हाथ से रत्न उठाया और कमरे में मौजूद सभी लोगों पर उसे घुमाया। इस रत्न से एक ऐसी रोशनी निकली जिससे लोग स्वप्निल अवस्था में चले गए। अगर कोई इसे देखता तो उसे पता भी नहीं चलता कि उसकी आत्मा उसमें समा रही है। स्वर्ग के कई प्रिय बच्चे घबरा गए और जल्दी से उसे देखना बंद कर दिया। ये तो राजा चू अचंभित रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि युवा स्वामी नानटियन क्या कर रहे हैं। वीरान दर्पण पत्थर, युवा स्वामी नानटियन ने शांत भाव से कहा। मानव जाति और वीरान जाति के लोग दिखने में एक जैसे हैं। सतह पर उनमें अंतर करना असंभव है। केवल यह वीरान दर्पण पत्थर ही वीरान जाति की पहचान कर सकता है। ये वीरान जाति के जासूसों को हमारे बीच आने से रोकने के लिए है। जब युवा स्वामी नानटियन ने यह कहा तो राजा चू का चेहरा बदल गया। उन्होंने रूखी मुस्कान के साथ कहा, यह कैसे संभव है? मेरा चू प्रांत दिव्य वन्य क्षेत्र से बहुत दूर है। इसके अलावा ये ताया दिव्य नगर द्वारा पाले पोसे गए प्रतिभाशाली लोग हैं। हम उनकी वंशावली जानते हैं, इसलिए वे निर्जन जाति के नहीं हो सकते। पब फ्यूचर विज्ञापन, असंभव। युवा स्वामी नानटियन हंसते हुए खड़े हो गए। तुमने पहले उजाड़ जाति के कितने लोगों से बातचीत की है? तुम बस अंदाजा लगा रहे हो। उजाड़ जाति चालाक, क्रूर और खून खराबा करने वाली है। यहाँ आते समय मैंने पुष्टि की है कि चू प्रांत शहर में उजाड़ जाति के 1 से अधिक सदस्य मौजूद हैं। मेरा अनुमान है कि ताया दिव्य साम्राज्य को नष्ट करने के लिए राक्षसों के झुंड को उकसाने की योजना उजाड़ जाति द्वारा बहुत पहले से तैयार की गई थी। कई साल पहले उजाड़ जाति ने ताया दिव्य साम्राज्य के हर कोने में घुसपैठ करने के लिए कई जासूस भेजे होंगे। यह उद्धरण चिन्ह। युवा स्वामी नानटियन को इतनी निश्चितता से यह कहते हुए सुनकर महान हॉल में उपस्थित लोग एक दूसरे को देखने लगे। क्या ताया दिव्य साम्राज्य में उजाड़ जाति के जासूस घुसपैठ कर चुके थे? और वे इतने सारे थे। शुरू में उनके मन में उजाड़ जाति के बारे में केवल चरवाहे लड़के की ही धारणा थी। ये धारणा शक्तिशाली, रहस्यमय, रक्तपिपासु और क्रूर होने का पर्याय थी। जहां तक निर्जन जाति के अन्य सदस्यों की बात है, उन्होंने उनके बारे में पहले कभी नहीं सोचा था। लेकिन युवा स्वामी नानटियन ने अचानक बात का रुख बदलते हुए कहा, मुझे जिज्ञासा हो रही है। चरवाहे लड़के की शक्ति के साथ वह अकेले ही ताया दिव्य साम्राज्य को नष्ट कर सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसने पहले से जासूस क्यों भेजे। मुझे डर है कि ताया दिव्य साम्राज्य पर हमला करने का उसका उद्देश्य इतना सरल नहीं है। युवा स्वामी नानटियन ने गहरी सोच में डूबे हुए प्रतीत होते हुए हल्की सी आह भरी। ये सुनकर ये उनका दिमाग तेजी से घूमने लगा। जब वह ताया दिव्य नगरी में था तब उसने अपनी आंखों से चरवाहे लड़के को जानवरों के झुंड का नेतृत्व करते हुए नगरी पर हमला करते देखा था। उस समय चरवाहे लड़के ने सचमुच कहा था, मुझे कुछ करना है। मैं सचमुच ताया राज्य को नष्ट नहीं करना चाहता, लेकिन दुर्भाग्य से दिव्य वनभूमि के आसपास के कुछ देश मुझे वह करने से रोक रहे हैं जो मैं करना चाहता हूँ। इसलिए मेरे पास उन्हें नष्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं है। ये तथ्य कि युवा मास्टर नानटियन सभी प्रकार के छोटे छोटे सुरागों से इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कामयाब रहे, ये दर्शाता है कि वह कितने सक्षम थे। युवा मास्टर नानटियन ने आगे कहा, सब लोग ये याद रखें, उजाड़ जाति का खून चांदी के रंग का होता है। अगर आपको चांदी के रंग का खून वाला कोई व्यक्ति दिखे तो तुरंत मुझे सूचना दें। डेसोलेट जाति इंसानों जैसी दिखती है, लेकिन असल में वे इंसान नहीं हैं। सार रूप में वे निर्जन जानवर हैं। डेसोलेट जाति जन्मजात क्रूर और हत्या करने के लिए प्रवृत्त है। उनमें दया की कोई भावना नहीं है। वे लोगों को ऐसे मारते हैं जैसे घास काट रहे हों। अतः उजाड़ जाति को मनुष्य मत मानो। उजाड़ जाति और मनुष्य कट्टर शत्रु हैं, ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य उजाड़ जानवरों के कट्टर शत्रु हैं। आप कह सकते हैं कि हमारा मेल मिलाप असंभव है।
डेसोलेट जाति का चांदी जैसा रक्त मनुष्यों के लिए अत्यंत उपयोगी है। उच्च श्रेणी के डेसोलेट जाति के सदस्यों के शव आदिम प्रजातियों के शवों से कहीं अधिक मूल्यवान हैं। और इससे भी आगे राजा श्रेणी के डेसोलेट जाति के सदस्यों का रक्त आदिम वास्तविक आत्माओं से कहीं श्रेष्ठ है। और राजा श्रेणी के डेसोलेट जाति के सदस्य डेसोलेट जाति में सबसे शक्तिशाली नहीं हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उजाड़ जाति के सदस्यों के रक्त में सौम्य ऊर्जा होती है। यह आदिम प्रजातियों के रक्त की तरह नहीं है जो किसी की नसों को नुकसान पहुंचा सकता है। यदि आप में से कोई भी उजाड़ जाति के सदस्यों को खोजता है और मुझे इसकी सूचना देता है तो मैं आपको उजाड़ जाति के रक्त का एक अंश दूंगा। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि यह युद्ध आप सभी के लिए एक सुनहरा अवसर है। अब आपको समझ आ गया होगा कि क्यों। जब युवा मास्टर नानटियन ने यह सब कहा तो वहां मौजूद युवा अभिजात वर्ग भावुक हो गए। क्या उच्च श्रेणी की निर्जन जाति के सदस्य के रक्त का मूल्य आदिम प्रजातियों के रक्त से अधिक था? इसके अलावा राजा के पद वाले निर्जन जाति के सदस्य भी थे जो आदिम वास्तविक आत्माओं से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। आदिम सच्ची आत्मा की अवधारणा उनके दिलों में गहराई से अंकित थी। उस समय जब चरवाहे लड़के ने जानवरों के झुंड का नेतृत्व करते हुए शहर पर हमला किया था तब कई लोगों को चौंका देने वाला विशाल कछुआ एक आदिम सच्ची आत्मा ही था। तो फिर रक्त का ऐसा क्या महत्व था कि एक आदिम सच्ची आत्मा भी उसके सामने फीकी पड़ गई? ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हमारे बीच कोई जासूस नहीं है। अब से जब तक हम जासूस को नहीं ढूंढ लेते तब तक शहर के द्वार बंद रहेंगे। युवा स्वामी नानटियन ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा। वह चरवाहा लड़का जिसने पहले पश्चिमी क्षेत्रों में खूनी तूफान खड़ा कर दिया था, एक ऐसा कट्टर दुश्मन था जिसने लगभग उसके माता पिता और खुद को मार डाला था। अब वह उस चरवाहे लड़के को यह समझाना चाहता था कि अपने खून से प्रायश्चित करने का क्या अर्थ होता है। अध्याय 354 जासूस। चुप्रांत शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया था। लोग उजाड़ जाति के जासूस की तलाश में घर घर जाने लगे। बहुत सारे वीरान दर्पण पत्थर बांटे गए। शेंतु परिवार और चू राजमहल के लोग भी खोजबीन में लगे थे। हालांकि कुछ दिनों बाद भी वीरान जाति का एक भी व्यक्ति नहीं मिला। कुछ लोगों को संदेह था कि शेंतु नानटियान जरूरत से ज्यादा संवेदनशील हो रही थी। अगर मैंने कहा कि वे मौजूद हैं तो वे मौजूद हैं। मेरा अंतर्ज्ञान गलत नहीं है। मैंने पहले भी कुछ निर्जन जाति के सदस्यों को बहुत शुद्ध रक्त के साथ देखा है और मैंने निर्जन जाति के शुद्ध रक्त वाले अमृत का भी प्रयोग किया है, इसलिए मुझे निर्जन जाति के अस्तित्व का कुछ आभास है। अब मैंने उन्हें महसूस कर लिया है, इसलिए यहाँ निर्जन जाति के लोग अवश्य ही छिपे हुए हैं। आपको खोज जारी रखनी चाहिए। शेंतु नानटियन को अपने निर्णय पर पूरा भरोसा था। वीरान दर्पण पत्थर सर्वज्ञ नहीं था। जब वीरान जाति के किसी सदस्य की शक्ति एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है तो वे अपनी पहचान छिपाने में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वीरान दर्पण पत्थर कुछ भी पता नहीं लगा सका। और निर्जन जाति का रक्त जितना मजबूत और शुद्ध होता था उतना ही अधिक मूल्यवान होता था। इस बार शेंतु परिवार ने कई शीर्ष विशेषज्ञों को भेजा था। वे उजाड़ जाति की ताकत से नहीं डरते थे, उन्हें केवल इस बात का डर था कि उजाड़ जाति का रक्त शुद्ध होगा। मुझे एक उच्च श्रेणी की निर्जन जाति का जीवनदायिनी रक्त निकालने दीजिए ताकि उसे औषधियों में परिवर्तित किया जा सके। मैं उनके शवों को उस वर्ष मरने वाले अपने कुलवासियों के लिए बलिदान के रूप में उपयोग करूंगा। शेंतु नानटियन ने अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी को रगड़ा और उसकी आंखों में एक ठंडी किरण कौंध गई। उसने संपूर्ण निर्जन जाति का संहार करना अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। जब तक वह संपूर्ण निर्जन जाति को मार नहीं डालता तब तक निर्जन जीव महाशक्तियों का झुंड नहीं बना पाएंगे जिससे भय उत्पन्न करना संभव नहीं होगा। ... एक उजाड़ जाति के सदस्य के रक्त का उपयोग करके अमृत बनाना। चूशाही निवास के एक छोटे से आंगन में ये एक लंबी बेंच पर बैठा 100 साल पुराने पेड़ से गिरते पत्तों को देख रहा था। ये चू राजमहल की किसी राजसी दासी के आंगन जैसा लग रहा था। आंगन में एक झूला भी था। हालांकि किसी को नहीं पता था कि वह दासी कहाँ चली गई है, इसलिए यून और जियांग शियाओरू को इसमें रहने के लिए नियुक्त किया गया था। चू प्रांत के शहर में बहुत अधिक लोग प्रवेश कर चुके थे। यद्यपि चू का शाही निवास विशाल था फिर भी वह जल्दी ही भर गया। ये यून जैसे अकेले व्यक्ति के लिए आंगन वाला निवास मिलना अत्यंत कठिन था। क्या तुम निर्जन रक्त का उपयोग औषधि बनाने के लिए करने के खिलाफ पूर्वाग्रह रखती हो? चू शियाओरान ये यून के सामने बैठी थी। इन दिनों राक्षसों के झुंड के खिलाफ लड़ाई में चू शियाओरान तनाव कम करने के लिए कभी कभी ये यून से बात करने के लिए आती थी। ताया दिव्य नगरी में उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। क्यून्यू उनमें से एक थी जबकि यून दूसरी थी। कम से कम कुछ तो होंगे ही। उजाड़ जाति दिखने में मनुष्यों से अलग नहीं है, इसलिए उजाड़ जाति के रक्त का उपयोग करके औषधियां बनाने का विचार मुझे कुछ असहज कर देता है। यून ने कुछ सोच समझकर बात की। हालांकि शेंतु नानटियन ने पहले ही कहा था कि निर्जन जाति के सदस्यों को मनुष्यों की तरह नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि उन्हें एक प्रकार के निर्जन जानवर की तरह माना जाना चाहिए। चू शियाओरान ने कहा, डेसोलेट जाति क्रूर है और उन्होंने अनगिनत लोगों को मार डाला है। शेपर्ड बॉय देखने में तो एक मिलनसार युवक लगता है, लेकिन अंदर से वह बेहद क्रूर है। प्राचीन ग्रंथों में मृत्यु त्रुटियों का वर्णन केवल किसी का मांस खाने और उसका खून पीने की इच्छा के रूप में किया गया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह कोई अतिशयोक्ति है। चू शियाओरान की बात अनुचित नहीं थी, लेकिन यून को अपने पिछले जीवन का एक वाक्य याद आ गया, वहां हम बर्बरों का मांस खाएंगे और शियोनिग्नु का खून पेंगे। अब शेंतु नानटियान का उजाड़ जाति के साथ द्वेष शायद प्रसिद्ध सेनापति यूफी के द्वेष जैसा ही था। हाँ, तुम्हें यांग युएफेंग और यांग दिंगकुन से सावधान रहना चाहिए। वे चू राजमहल लौट आए हैं और चू राजमहल उनका इलाका है। चू शियाओरान को अचानक यून और चू राजमहल के बच्चों के बीच हुए झगड़े की याद आ गई। हाँ, मुझे पता है, मैं सावधान रहूंगा। ताया दिव्य नगरी के नियमों के कारण यून यांग युएफेंग और उसके साथियों के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता था और इसके विपरीत भी यही बात लागू होती थी। हालांकि अब चू शाही निवास में यून को सतर्क रहना होगा। सौभाग्यवश चाहे वह यांग दिंगकुन हो या यांग युएफेंग, वे चू राजमहल में केवल कनिष्ठ थे। वे अपने इरादों से चू राजमहल में सत्ताधारियों को प्रभावित नहीं कर सकते थे। यून जब सोच ही रहा था कि अचानक उसे बाहर शोर सुनाई दिया। ओह, क्या हुआ? यून ने ध्यान लगाकर सुना। उसने लोगों को चिल्लाते हुए सुना जैसे उन्होंने किसी उजाड़ जाति के जासूस को पकड़ लिया हो और श्रेय पाने के लिए उसे शेंतु नानटियान के हवाले करने को तैयार हों। क्या उन्होंने वीरान जाति के जासूस को पकड़ लिया है?
चू शियाओरान ने भी शोर सुना। वह सुखद आश्चर्य से खड़ी हो गई। हालांकि चू शियाओरान के बगल में यीयुन के चेहरे के भाव बदलते हुए प्रतीत हुए। ऐसा क्यों? जैसे ही वह छोटे से आंगन से बाहर भागा, उसका शरीर पलक झपकते ही गायब हो गया। क्या ये वीरान जाति का जासूस है? यह इतना कमजोर कैसे हो सकता है? क्या युवा स्वामी नानटियन ने नहीं कहा था कि वीरान जाति का जासूस बहुत मजबूत होना चाहिए? हाँ, किसे परवाह है? वीरान दर्पण पत्थर इतना चमकदार है, इसलिए ये गलत नहीं हो सकता। चलो अब खबर भेजते हैं। चू राजमहल के 2 रक्षक वहां मौजूद थे। उनमें से एक ने ध्वनि संचारण ताबीज जलाया और सीधे सूचना भेज दी। ये घटना यीयुन के छोटे से आंगन से मात्र 100 मीटर की दूरी पर घटी थी, इसलिए यीयुन पलक झपकते ही यहाँ पहुंच गई। और यीयुन ने जो देखा उससे वह स्तब्ध रह गया। चू राजमहल के 2 विशाल और मजबूत रक्षक हरे रंग के वस्त्र पहने एक लड़की को घेरे हुए थे। वह उनकी बहन जियांग शियाओरू थी। बहन शियाओरू, ये कैसे संभव है? यीयुन की धड़कन थम सी गई क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं वीरान जाति की जासूस नहीं हूँ, मैं नहीं। जियांग शियाओरू दीवार के कोने में दुबकी हुई थी। उसके बगल में वह टोकरी पड़ी थी जो उससे गिर गई थी। उसमें रखी ताज़ी सब्जियां और अंडे जमीन पर बिखरे पड़े थे। असल में वह यीयुन के लिए भोजन तैयार करने हेतु कुछ सामग्री लेने चू शाही निवास गई थी, लेकिन उसे इन 2 पहरेदारों ने रोक लिया। उनके हाथ में मौजूद पत्थर से लाल चमक निकल रही थी और उन्होंने जोर देकर कहा कि वह निर्जन जाति की जासूस है। तुम तो कमाल की एक्टिंग करते हो। एक गार्ड मुस्कुराया। ताया दिव्य साम्राज्य का योद्धा होने के नाते और राक्षसी झुंड के कारण और परिणाम को जानते हुए वे उजाड़ जाति से दिल से नफरत करते थे। अगर वीरान जाति न होती तो क्या वे ऐसी हालत में होते? देखते हैं तुम कब तक अभिनय कर सकती हो। एक गार्ड ने जियांग शियाओरू के चेहरे पर थप्पड़ मारने से पहले अपना हाथ उठाया। इस रक्षक की साधना का स्तर युआन फाउंडेशन स्तर का था। उसका एक थप्पड़ ही एक विशाल वृक्ष को गिराने के लिए काफी था। थप्पड़ पड़ते देख जियांग शियाओरू सिकुड़कर गेंद की तरह खड़ी हो गई और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह दहशत और निराशा से भर गई थी। इसे रोक। यीयुन का शरीर बिजली की तरह तेजी से प्रकट हुआ और वह गार्ड के बगल में पहुंच गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और गार्ड का हाथ पकड़ लिया। तुम क्या कर रहे हो? यीयुन ने हाल ही में युआन संस्था में सेंध लगाई थी और उसकी ताकत अपने समकक्ष योद्धाओं से कहीं अधिक थी। यीयुन की पकड़ से रक्षक को चोट लगी। रक्षक के चेहरे पर थोड़ा सा भाव परिवर्तन आया क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह युवक इतना शक्तिशाली होगा। उसने यीयुन से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन यीयुन का हाथ लोहे की तरह सख्त था। जितना अधिक वह संघर्ष करता, उसकी कलाई में उतना ही दर्द होता। वह थोड़ा डरा हुआ था और कायरतापूर्वक बोला, कहीं तुम किसी उजाड़ जाति के जासूस को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? जियांग शियाओरू ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि यीयुन उसके सामने खड़ी है। वह खुशी के आंसू रोने लगी। मैं जासूस नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। जियांग शियाओरू की आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। वह एक बहुत ही साधारण लड़की थी। वह हमले से पहले बस कुछ सामग्री जुटाने की कोशिश कर रही थी। आप यीयुन हैं? एक गार्ड ने यीयुन को पहचान लिया, जिसकी पहचान बेहद चौंकाने वाली थी। तो तुम यीयुन हो? तो क्या हुआ अगर तुम यीयुन हो? वह तो वीरान जाति की जासूस है, भला तुम उसकी रक्षा कैसे कर पाओगे? हालांकि वह यीयुन की पहचान जानता था और उसमें आत्मविश्वास की कमी थी, लेकिन गुस्से के कारण उसने यीयुन पर मौखिक हमला कर दिया क्योंकि उसकी कलाई में बहुत दर्द हो रहा था। यीयुन जियांग शियाओरू की रक्षा के लिए उसके सामने खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर खुशी के भाव नहीं थे। इसी समय चू शियाओरान भी वहां पहुंच गई। क्या हो रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वह जानती थी कि यीयुन की एक नश्वर बहन है और उसने इन लोगों के बीच हलचल सुनी थी। उसे यह मानना मुश्किल लग रहा था कि यीयुन की बहन निर्जन जाति की सदस्य है, क्योंकि यह बात अविश्वसनीय थी। हालांकि उसने 2 पहरेदारों के हाथों में वीरान दर्पण पत्थर को खून के रंग में चमकते हुए भी देखा। इसका मतलब यह था कि वास्तव में डेसोलेट जाति का एक सदस्य आसपास ही मौजूद था और वह बेहद करीब था। यीयुन ने वीरान दर्पण पत्थर को देखा और पाया कि उससे निकलने वाली लाल रोशनी बेहद चकाचौंध करने वाली थी। वह चुप रहा और उसने अपना सिर घुमाकर जियांग शियाओरू की ओर देखा। बहन शियाओरू। मैं जासूस नहीं हूँ। जियांग शियाओरू ने अपने होंठ दबाए। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। जियांग शियाओरू की चमकदार आंखों में यीयुन को अपना स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। उसे पूरा यकीन था कि उसके सामने खड़ी लड़की वही सिस शियाओरू थी जो पूरे रास्ते उसके पीछे पीछे आई थी। वह भेस बदल कर आई हुई वीरान जाति की सदस्य नहीं थी। उसने जियांग शियाओरू का हाथ पकड़ लिया और वह अंतरंग और सामंजस्यपूर्ण भावना ऐसी चीज नहीं थी जिसे एक अपरिचित निर्जन जाति का सदस्य छिपा सके। वह मेरी बड़ी बहन है। यीयुन ने अपना सिर घुमाकर दोनों गार्डों की ओर देखा और धीरे से कहा। इस समय वहां और भी अधिक लोग इकट्ठा होने लगे थे। शोर सुनकर कई लोग बाहर भाग आए थे। उनमें से कई ताया दिव्य नगर के प्रिय पुत्र थे। उनमें यांग कियान और याओ दाओ भी शामिल थे। चू राजमहल के एक पहरेदार ने यीयुन द्वारा पकड़ी गई अपनी कलाई को कसकर पकड़ लिया। उसने जियांग शियाओरू की ओर इशारा करते हुए वहां जमा लोगों से कहा, हमने एक उजाड़ जाति की जासूस को पकड़ा है। ये वही है। सबकी निगाहें जियांग शियाओरू पर टिक गईं, जिससे वह अनजाने में पीछे हट गई। अब तक उसे समझ नहीं आया था कि क्या हुआ था। 2 खूंखार दिखने वाले आदमियों ने उसके शरीर के चारों ओर एक लाल पत्थर लहराया था और जोर देकर कहा था कि वह एक जासूस है। क्या वह वीरान जाति से है? यांग कियान ने यीयुन की ओर देखते हुए भौहें चढ़ाईं। यांग कियान को जियांग शियाओरू से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसे यीयुन के प्रति अपने रवैये पर विचार करना था। यीयुन चुप रहा। जियांग शियाओरू का अतीत रहस्यमय था और वह ये भी नहीं जानता था कि वह किस परिवार से आती है। उसने अनुमान लगाया कि जियांग शियाओरू किसी प्रतिष्ठित परिवार से आती होगी, लेकिन निर्जन जाति। यीयुन ने जियांग शियाओरू के साथ हुई अपनी बातचीत के कुछ अंशों को याद किया और फिर सिर हिलाते हुए कहा, असंभव। क्लाउड वाइल्डनेस में वापस आकर जियांग शियाओरू ने पहले उसे अपने बचपन के बारे में बताया था। हालांकि वह अपने बचपन की बहुत सी यादें खो चुकी थी, फिर भी उसे कुछ दृश्य याद थे जिनमें उसका पिछला जीवन और उसका पढ़ना लिखना शामिल था। उसने जिस जीवन का वर्णन किया था वह उस उजाड़ जाति का जीवन नहीं लगता था जो उजाड़ जानवरों के साथ रहती थी। इसके अलावा जियांग शियाओरू साक्षर थी। वह मनुष्यों की भाषा जानती थी और यीयुन को पता था कि निर्जन जाति की अपनी भाषा थी।
जियांग शियाओरू ही वह पहली व्यक्ति थी जिन्होंने ही उनको पढ़ना लिखना सिखाया था। अगर जियांग शियाओरू निर्जन जाति से थी तो वह इतनी कम उम्र में मनुष्यों की भाषा क्यों सीखती? सिर्फ इसलिए कि तुम कहते हो कि यह असंभव है, इसका मतलब यह नहीं कि यह असंभव ही है। वीरान दर्पण पत्थर गलत नहीं हो सकता। अगर कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करता तो हम अभी इसका परीक्षण कर सकते हैं। पहले युवा स्वामी नानतियन ने कहा था कि वीरान जाति के खून का रंग चांदी जैसा होता है। चलो एक चाकू से देखते हैं कि इस लड़की का खून लाल है या चांदी जैसा। जिस व्यक्ति की कलाई यी यून ने पकड़ रखी थी उसे अचानक एक शानदार विचार आया। उसने ये तरीका सुझाया और यह सुनकर सभी सहमत हो गए। दरअसल अपने खून का रंग जांचना ही काफी था, है ना? अध्याय 355 रक्त। हाँ, रक्त परीक्षण ही काफी होगा। लोग कहने लगे। यी यून का दिल मानो सीने से बाहर निकल आया। इस दुनिया में आने के बाद उसे अपने पिछले शरीर की कोई याद नहीं थी। यी यून ने यहाँ आने के बाद से जियांग शियाओरू को कभी खून बहते नहीं देखा था, इसलिए वह जियांग शियाओरू के खून का रंग नहीं जानता था। यी यून, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा। मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है। के एक आवाज में दूसरों की पीड़ा देखकर खुशी झलक रही थी। यी यून ने ऊपर देखा तो पाया कि यह आवाज यांग दिनकुन की थी। यांग दिनकुन और यांग यूएफेंग नाम के दो भाई भीड़ में दिखाई दिए। चूशाही निवास की युवा पीढ़ी होने के नाते वे यहाँ के स्वामी थे। पिछले कुछ दिनों से चून की सभी लोग अस्थायी रूप से चूशाही निवास में रहने लगे थे, इसलिए ताया दिव्य शहर के अभिजात वर्ग के बीच उन दोनों का दर्जा स्पष्ट रूप से बढ़ गया था। बेशक वे अभी भी यी यून से बहुत पीछे थे। ताया दिव्य नगरी में लोग शक्तिशाली लोगों का अधिक सम्मान करते थे। यी यून ने अपनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया था जो दोनों यांग भाइयों से बिल्कुल अलग था। चू राजमहल में लौटने के बावजूद यांग दिनकुन और यांग यूएफेंग आमतौर पर यी यून को देखते ही छिप जाते थे। आज ये देखकर कि यी यून की बहन संभवतः निर्जन जाति की सदस्य है, वे सुखद रूप से आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि यी यून के साथ ऐसा होगा। अगर यह बात सच निकली तो ये दिलचस्प होगा। जियांग शियाओरू की पहचान के आधार पर ही वे यी यून को तब और भी परेशान कर सकते थे जब वह पहले से ही मुश्किल में था। यी यून की निगाहें ठंडी पड़ गईं। ये दोनों लोग और वो एक हाथ वाला यांग हाओरान उसके पीछे छिपे सांपों की तरह थे। वे किसी भी समय उसे काट सकते थे। दुर्भाग्यवश ऐसे वातावरण में यी यून उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसी क्षण एक अदृश्य आभा के निकट आने पर भीड़ ने रास्ता दे दिया। यी यून खड़ा हो गया। उसने देखा कि लोगों के समूह के बीच शेंतु नानतियान धीरे धीरे चलकर उसके पास आ गया था। शेंतु नानतियान अभी भी अपने हरे वस्त्रों में थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो कोई हल्की हवा चल रही हो। उनका स्वभाव सौम्य था, मानो वे बादलों की तरह शांत और सौम्य हवा हो, और वे बिल्कुल भी कठोर नहीं लगते थे। हालांकि शेंतु नानतियान के खिलाफ यी यून को यह नहीं पता था कि उसे दबाव क्यों महसूस हो रहा था। क्या तुम्हें यहाँ वीरान जाति का कोई जासूस मिला? शेंतु नानतियान ने जियांग शियाओरू की ओर देखते हुए पूछा। क्या ये तुम हो? शेंतु नानतियान मुस्कुराया। जियांग शियाओरू हरे वस्त्रधारी व्यक्ति के सामने अपनी सांस रोककर खड़ी रही। वही उनके पीछे छिप गई क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि शेंतु नानतियान के सामने उसे इतना डर क्यों लग रहा है। यी यून ने भौहें चढ़ाईं। शेंतु नानतियान बहुत जल्दी आ गया था। अगर शेंतु नानतियान न होता तो यी यून को लगता कि वह अपनी हैसियत का इस्तेमाल करके जियांग शियाओरू की रक्षा आसानी से कर सकता था, भले ही उसकी पहचान अभी तक स्पष्ट न हुई हो। आखिर जियांग शियाओरू एक आम इंसान थी। अगर कोई ऋषि स्वर्ग की दृष्टि से उसकी जांच भी करता तो भी यही बात लागू होती। एक आम लड़की को ऐसी कठिनाइयों का सामना नहीं करना चाहिए। हालांकि शेंतु नानतियान अलग था। यी यून उसे नहीं जानता था और उसका उजाड़ जाति के साथ गहरा द्वेष था। हाँ, ये वही है। हमने उस पर परीक्षण करने के लिए वीरान दर्पण पत्थर का इस्तेमाल किया और वह इतना लाल हो गया कि लगभग बैंगनी जैसा दिखने लगा। उसमें जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन कोई उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। वह गार्ड स्पष्ट रूप से यी यून का जिक्र कर रहा था। शेंतु नानतियान ने हल्की सी मुस्कान के साथ यी यून की ओर देखा और कहा, लगता है इस लड़की का तुम्हारे साथ कुछ असामान्य रिश्ता है। वह मेरी बड़ी बहन है, यी यून ने गंभीरता से कहा। उसने आज कई बार यही बात कही थी। खून की बहन? शेंतु नानतियन ने पलटकर पूछा। यी यून ने कुछ देर तक हिचकिचाने के बाद सिर हिलाकर कहा, नहीं। तो क्या उसे आपके माता पिता ने गोद लिया था? शेंतु नानतियान के सवाल सुनकर यी यून का दिल बैठ गया। हालांकि वह पूरी तरह अनिच्छुक था, फिर भी उसने आखिरकार सिर हिलाकर हाँ कह दिया। उसे कहाँ से गोद लिया गया था? शेंतु नानतियान ने फिर पूछा। यी यून का दिल ठंडा होता जा रहा था। बादलों का जंगल। जियांग शियाओरू की पृष्ठभूमि उसकी पहचान साबित करने में बेहद बाधा बन रही थी। हालांकि यी यून इस बारे में झूठ नहीं बोल सकता था क्योंकि उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कई लोग जानते थे। क्लाउड वाइल्डनेस एक बंजर जगह है जहां अनेक निर्जन जीव रहते हैं। क्लाउड वाइल्डनेस में निर्जन जाति के लोग गहराई में छिपे हुए हैं। आपने क्लाउड वाइल्डनेस में एक अज्ञात मूल की लड़की को गोद लिया है तो संभव है कि वह निर्जन जाति से हो। जैसे ही शेंतु नानतियान ने यह कहा, यांग दिनकुन और उसके साथी खुश हो रहे थे क्योंकि अब ऐसा होने की संभावना और भी अधिक लग रही थी। यी यून ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। वह जानता था कि अपनी वर्तमान शक्ति से वह शेंतु नानतियान का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर शेंतु नानतियान जियांग शियाओरू को कुछ भी नुकसान पहुंचाना चाहता तो यी यून को नहीं पता था कि वह क्या कर सकता था। शेंतु नानतियान के खिलाफ कोई कदम उठाना पत्थर पर अंडा फेंकने जैसा था। ऐसा करने से शेंतु नानतियान क्रोधित हो सकता था और इसका उल्टा असर हो सकता था। यी यून की प्रतिक्रिया देखकर शेंतु नानतियान धीरे से हंसे और बोले, लगता है तुम अपनी बहन की बहुत परवाह करते हो। चिंता मत करो, भले ही वो सच में वीरान जाति की हो, लेकिन जब तक उसे चरवाहे लड़के के बारे में कुछ भी पता नहीं है और वो सिर्फ एक आम लड़की है जिसे तुमने गलती से गोद ले लिया है, तब तक मैं तुम्हारी वजह से उसे इस बार माफ कर सकता हूँ। हालांकि मैं उस पर कुछ पाबंदियां जरूर लगाऊंगा। जब शेंतु नानतियान ने यह कहा तो यी यून को राहत मिली। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि शेंतु नानतियान पीछे हट जाएगा। क्या यह उनकी प्रतिष्ठा के कारण था? यी यून को यह बात कुछ अविश्वसनीय लगी। ताया दिव्य साम्राज्य में उसे भले ही कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता हो, लेकिन शेंतु नानतियान की नजरों में वह शायद कुछ भी नहीं था। कोई इसका खून चेक करो। शेंतु नानतियान ने अपनी मुस्कान पोंछी और
आदेश दिया। एक तेज धार वाला चाकू पेश किया गया और चूशाही निवास के एक रक्षक ने उसे छीन लिया। रुको, मैं खुद कर लूंगा। ये यून ने ऐसा करने के लिए बेताब गार्ड को रोक दिया। ये यून किसी को जियांग शियाओरू के शरीर को काटने की इजाजत कैसे दे सकता था? इसके अलावा उस व्यक्ति को उससे कुछ पुरानी दुश्मनी थी और यांग दिनकुन शायद कुछ निर्देश भेजकर परेशानी खड़ी कर सकता था। उसे करने दो, शेंतू नानतियान ने कहा। उसने जियांग शियाओरू पर गहरी नजर डाली और किसी को नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा था। ये यून ने चाकू नहीं पकड़ा, बल्कि उसने जियांग शियाओरू का हाथ पकड़ लिया। बहन शियाओरू, मैं कर रहा हूँ, इससे दर्द नहीं होगा, ठीक है? जियांग शियाओरू ने सिर हिलाया। ये यून ने अपनी तर्जनी उंगली बढ़ाकर जियांग शियाओरू की हथेली पर धीरे से स्पर्श किया। युआनची से बना उसका चाकू बेहद तेज था। लगभग बिना किसी दर्द के जियांग शियाओरू की हथेली में एक छोटा सा घाव खुल गया। घाव से धीरे धीरे खून टपक रहा था। उस क्षण ये यून ने अपनी सांस रोक ली। वह घातक चांदी को देखकर बहुत भयभीत था। बाकी सभी लोगों ने अपना ध्यान जियांग शियाओरू की हथेली पर केंद्रित कर लिया। पादा, खून की एक बूंद हरे पत्थर के फुटपाथ पर गिरी। वह बिखर गई और डूबते सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित करने लगी। वह किसी लाल रत्न जैसी लग रही थी। लाल रंग का खून। ये यून ने राहत की एक लंबी सांस ली। उसने खून का रंग इतना चमकीला और सुंदर पहले कभी नहीं देखा था। जियांग शियाओरू आखिरकार उसकी बहन थी, न कि निर्जन जाति की सदस्य। हालांकि उसकी पहचान संदिग्ध लग रही थी, ये उनको इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। जियांग शियाओरू की पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, वह इतना ही जानता था कि उन्होंने क्लाउड वाइल्डनेस में सबसे कठिन दिन साथ बिताए थे। उनके बीच का गहरा रिश्ता किसी और के जैसा नहीं था। हालांकि ये उनके अब हर तरह के लोगों से कई संबंध थे और वह ताया दिव्य साम्राज्य का एक कुलीन व्यक्ति था, लेकिन क्लाउड वाइल्डनेस में वह सिर्फ एक नश्वर प्राणी था। वास्तव में ये कहना गलत होगा कि वह एक बोझ था। हालांकि जियांग शियाओरू ने उसे नहीं छोड़ा और वे एक दूसरे पर निर्भर थे। ये तो सच में लाल है, ये क्या हो रहा है? चू राजमहल के दोनों पहरेदारों को यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने बड़ी मेहनत से एक उजाड़ जाति के जासूस को ढूंढ निकाला था, लेकिन उनकी ये उम्मीद गलत निकली। धतेरे की, ये लड़का तो वाकई देखने में बहुत अच्छा है, फिर भी बिना किसी चोट के बच निकला। लेकिन ये अजीब है, लड़की का खून तो लाल रंग का है, फिर भी उसकी वजह से वीरान दर्पण पत्थर लाल क्यों चमक रहा है? यांग दिनकुन और यांग यूएफेंग दुखी थे। उन्हें लगा कि उन्हें यीयून की कमजोरी मिल गई है। हालांकि वे इसका इस्तेमाल यीयून की स्थिति को हिलाने के लिए नहीं कर सकते थे, लेकिन कम से कम उसकी बहन की मृत्यु करवाकर उसे दुखी तो कर सकते थे। ये देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई, लेकिन अब सब कुछ व्यर्थ हो गया था। तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एक व्यक्ति ने शेंतू नानतियान से पूछा। जैसा कि मैंने कहा, यीयून की बहन निर्जन जाति से कैसे हो सकती है? ताया दिव्य नगरी के वे साधक जो यीयून का सम्मान करते थे, उन्होंने यीयून का समर्थन करना शुरू कर दिया। शेंतू नानतियान ने चुपचाप जियांग शियाओरू को देखते हुए अपनी टुटी पर धीरे से हाथ फेरा। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा है। युवा स्वामी नानतियन, क्या हम चल सकते हैं? यीयून ने जियांग शियाओरू को अपने पीछे रखते हुए शेंतू नानतियन से पूछा। वह अभी भी सतर्क था। जब तक वह उनकी नजरों से ओझल नहीं हुआ, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी पीठ में चुभ रहा हो। उसके लिए चैन पाना नामुमकिन था। हालांकि शेंतू नानतियान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ याद आ रहा है और वह सोच में डूबा हुआ था। अचानक वह धीरे धीरे जियांग शियाओरू की ओर बढ़ने लगा। जियांग शियाओरू का दिल घबरा गया और वह अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गई। हालांकि शेंतू नानतियान ने खुद को रोका नहीं और जियांग शियाओरू के पहले खड़े होने की जगह से कुछ ही दूरी पर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और वह घुटनों के बल बैठ गया। वह जमीन पर खून की बूंद को ध्यान से देख रहा था। ये वही खून था जो जियांग शियाओरू ने बहाया था। कुछ सेकंड बाद शेंतू नानतियान ने अपनी उंगली बढ़ाकर खून की बूंद को छुआ। अचानक उसके होठों के कोनों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने अपना सिर उठाया और जियांग शियाओरू की ओर देखा। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारा उपनाम जियांग है ना? जियांग शियाओरू का दिल बैठ गया। शेंतू नानतियान की मुस्कान के सामने उसका चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। तुम? जियांग शियाओरू के बगल में यीयून पूरी तरह सतर्क थी। पिछली बातचीत में किसी ने भी जियांग शियाओरू नाम का जिक्र नहीं किया था, लेकिन शेंतू नानतियान ने जियांग शियाओरू का उपनाम जान लिया था। शेंतू नानतियान खड़ा हो गया और उसकी मुस्कान और भी खिल उठी। इतनी खिली हुई कि वह भयावह लग रही थी। मुझे लगता है मैं तुम्हें जानता हूँ। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं तुम्हें यहाँ पाऊंगा। अध्याय 356 गहरा लाल। यीयून ने गौर किया कि शेंतू नानतियान ने जियांग शियाओरू को जिस नज़र से देखा, उसमें लालच का एक अंश झलक रहा था। यह अनुभूति कुछ वैसी ही थी जैसे कोई विषैला सांप किसी स्वादिष्ट शिकार को देख रहा हो। यीयून ने जियांग शियाओरू का हाथ कसकर पकड़ रखा था। घबराहट के मारे उसकी हथेलियां पसीने से भीग रही थीं। उसके दिल में एक अजीब सी आशंका घर कर रही थी। यीयून को वास्तव में कोई अंदाजा नहीं था कि अगर शेंतू नानतियान जियांग शियाओरू के साथ कुछ करना चाहे तो क्या करना चाहिए। यीयून हमेशा शांत रहता था, लेकिन अब उसका दिमाग पूरी तरह से खाली था। क्या हुआ है? इसी समय दो बुजुर्ग भीड़ में दाखिल हुए। आगे आगे चल रहे व्यक्ति ने सुनहरे रंग के 4 पंजों वाले ड्रैगन का चोला पहना हुआ था। उसके बाल सफेद थे और आंखें चमक रही थीं। वह राजा चू थे। राजा चू के बगल में एक बुजुर्ग व्यक्ति भूरे रंग के वस्त्र पहने हुए थे। ये बुजुर्ग व्यक्ति तब भी मौजूद थे जब यीयून ने पहले मुख्य हॉल में शेंतू नानतियान से मुलाकात की थी। वे कम ही बोलते थे और राजा चू के निजी अंगरक्षक प्रतीत होते थे। महामहिम, यीयून की बड़ी बहन की पहचान में कुछ समस्या है। चू राजमहल के एक रक्षक ने युआन क्यू ध्वनि संचार के माध्यम से राजा चू को स्थिति के बारे में तुरंत बताया। राजा चू कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए, क्योंकि उन्होंने भी कभी ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। युवा स्वामी नानतियन, ये लड़की कौन है? अब जियांग शियाओरू की पहचान अनिश्चित थी। केवल शेंतू नानतियान ही यह बात जानता था। वह वीरान जाति की सदस्य है। शेंतू नानतियान ने बिना कोई और स्पष्टीकरण दिए एक साधारण वाक्य में जियांग शियाओरू की पहचान बता दी। यीयून का दिल बैठ गया। उजाड़ जाति। भले ही उसका खून लाल था, फिर भी वह उजाड़ जाति की ही थी।
पहले शेंतु नानतियान ने कहा था कि अगर जियांग शियाओरू निर्जन जाति की है और गलती से गोद ली गई है और उसे चरवाहे लड़के के आक्रमण के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो वह उसका पीछा नहीं करेगा। लेकिन स्पष्ट रूप से मामला अब इतना सरल नहीं रहा। युवा स्वामी नानटियन, क्या मैं जान सकता हूं कि आप मेरी बहन के साथ क्या करना चाहते हैं? वह भले ही उजाड़ जाति की हो, लेकिन वह तो बस एक उजाड़ जाति की आम नागरिक है। यियुन ने अपनी भावनाओं को दबाते हुए शेंतु नानटियन से सम्मानपूर्वक पूछा, इस उम्मीद में कि वह जियांग शियाओरू को छोड़ देंगे। वीरान जाति की आम नागरिक। शेंतु नानतियान ने यियुन की ओर देखा और हंसते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता कि वह आम नागरिक है? वह आम नागरिक नहीं है और उसकी पहचान बहुत खास है। मैं तुम्हारी बहन को ले जाऊंगा। हालांकि मैं झूठ गढ़कर तुम्हें खूबसूरत कल्पनाओं में खो सकता हूं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि मनुष्य जाति और निर्जन जाति कट्टर शत्रु हैं, उनके बीच कभी भी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व नहीं हो सकता। हमारे लिए डेसोलेट जाति बस बोलने वाले निर्जन जानवर हैं। अगर ये लड़की डेसोलेट जाति की आम लड़की होती और उसमें कोई खास बात नहीं होती तो उसे पालतू या यौन दासी बनाकर रखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती। मैं इसकी इजाजत दे देता, लेकिन वह ऐसी नहीं है। उसके अतीत में एक महान इतिहास छिपा है और एक बार जब उसे डेसोलेट जाति में वापस भेज दिया गया तो यह मनुष्यों पर अनगिनत विपत्तियां लाएगा। यह शायद शेपर्ड बॉय द्वारा फैलाई गई जानवरों की भीड़ से भी कहीं ज्यादा गंभीर हो सकता है। जब शेंतु नानटियन ने यह कहा तो सब लोग स्तब्ध रह गए। क्या यह संभव था कि यह लड़की चरवाहे लड़के द्वारा उकसाए गए राक्षसों के झुंड से भी कहीं अधिक गंभीर घटना को अंजाम दे सकती थी? इसलिए मुझे उसे मारना ही होगा। उसके खून का इस्तेमाल मैं औषधियां बनाने में करूंगा। सच कड़वा होता है, लेकिन क्योंकि तुमने पूछा तो मैंने तुम्हें सच बता दिया। शेंतु नानटियन ने यह कहने के बाद अपनी मुस्कान गायब कर दी। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी और जानलेवा इरादों से भरी हुई थी। यियुन के पीछे चल रही जियांग शियाओरू को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। परिष्कृत करो अमृत। क्या उसे एक अमृत में परिवर्तित किया जा सकता है? यियुन का खून तेजी से उबल रहा था और उसकी आंखें लाल हो गई थीं। क्या शेंतु नानतियान वास्तव में जियांग शियाओरू का उपयोग औषधियों को परिष्कृत करने के लिए करना चाहता था? इस क्षण यियुन को ऐसा लगा मानो उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई हो। वह शेंतु नानतियान के सामने खड़ा था, मानो वह अपने आसपास की दुनिया से पूरी तरह अलग हो गया हो। उसे केवल शेंतु नानतियान ही दिखाई दे रहा था। मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? यियुन के दिमाग में हजारों विचार कौंध गए, लेकिन उनमें से कोई भी मौजूदा स्थिति का समाधान नहीं कर सका। इस समय शेंतु नानतियान ने राजा चू की ओर मुड़कर कहा, राजा चू, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। क्या आपके निवास में कोई रसायन विज्ञान प्रयोगशाला है? कृपया मुझे अपनी सबसे अच्छी प्रयोगशाला उधार दें। रसायन शास्त्र प्रयोगशाला। राजा चू ने यियुन की ओर तिरछी नजर डालते हुए एक कड़वी मुस्कान दी। इस समय राजा चू एक बड़ी दुविधा में थे। आखिर मामला इस हद तक कैसे पहुंच गया? हालांकि उन्हें यियुन से कोई खास लगाव नहीं था, लेकिन दिव्य साम्राज्य के उच्च अधिकारियों में कई ऐसे लोग थे जो यियुन को बहुत होनहार मानते थे। उन्हें उम्मीद थी कि यियुन ताया दिव्य साम्राज्य का भाग्य बदल देगा। लेकिन अगर वह अब शेंतु नानतियान की मदद करे और यियुन की बहन को सुधारे तो यियुन गुस्से में आकर कोई मूर्खतापूर्ण काम कर सकती है। फिर सारी मुसीबतों का दोष संभवतः उसी पर आएगा। राजा चू के लिए उसे तुरंत जवाब देना मुश्किल था। दादाजी, चून की युवा स्वामी नानटियन को रसायन विज्ञान प्रयोगशाला चाहिए, तो चलिए हम उन्हें एक दे ही देते हैं। क्या हमारे निवास में कोई हर्बल रॉयल प्रयोगशाला नहीं है? वह पृथ्वी अग्नि से सुसज्जित रसायन विज्ञान प्रयोगशाला है। पूरे ताया दिव्य साम्राज्य में केवल शाही शहर की ड्रैगन एलिक्सिर प्रयोगशाला ही हमारी हर्बल रॉयल प्रयोगशाला से प्रतिस्पर्धा कर सकती है। राजा चू के बगल में खड़े यांग दिंगकुन ने गर्व भरे लहजे में कहा। उनका दिल इतना खुश था मानो फूलों से खिल उठा हो। उन्होंने हर्बल रॉयल लैब के ग्रेड को बढ़ा चढ़ाकर बताया था, क्योंकि उन्हें डर था कि शेंतु नानतियान को यह पसंद नहीं आएगा। अगर वह यियुन की बहन होती तो चुशाही निवास की हर्बल रॉयल लैब में उसे परिष्कृत करना बेहद दिलचस्प होता। ये सोचते ही यांग दिंगकुन ने यियुन की ओर देखा। उसने देखा कि यियुन एक हाथ से अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी को छू रहा था। उसके माथे पर हरी नसें उभरी हुई थीं। स्पष्ट रूप से वह बेहद गुस्से में था। यियुन को अंतरस्थानिक वलय को छूते हुए देखकर यांग दिंगकुन अत्यधिक प्रसन्न हो गया। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। अगर यियुन उत्तेजित होकर कोई कदम उठाता है तो यह एक खुशी का मौका होगा। तब तो वह शेंतु नानतियान को यियुन को नष्ट करने का आदेश देकर परोक्ष रूप से भी उसे मार सकता है। शेंतु नानतियान की नज़र में यियुन जैसा व्यक्ति कितना महान व्यक्तित्व हो सकता है। ये सोचकर यांग दिंगकुन ने यियुन को व्यंग्यात्मक युवांशी संदेश भेजा। यियुन के तुम्हारा चेहरा वाकई डरावना लग रहा है, पर तुम क्या कर सकती हो? अब तुम असहाय होकर बस देखती रहोगी जब तुम्हारी बहन को औषधि में परिवर्तित किया जा रहा है। युवा स्वामी नानटियन ने पहले कहा था कि निर्जन जाति जितनी शक्तिशाली होगी उनके रक्त में उतनी ही अधिक शक्ति होगी। उससे बनने वाली औषधि भी उतनी ही उच्च श्रेणी की होगी। तुम्हारी बहन का वंश काफी अच्छा होना चाहिए, तभी उसे युवा स्वामी नानटियन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। काश मुझे भी उनमें से कुछ औषधियां मिल जाती। यांग दिंगकुन ने यह सब एक विचित्र अंदाज में कहा, जिसे सुनकर ये उनकी निगाहें धुंधली हो गईं। उसने मन ही मन यांग दिंगकुन को मौत की सजा सुना दी थी। असल में अब तक यियुन ने कभी किसी व्यक्ति की हत्या नहीं की थी। उदाहरण के लिए, यद्यपि लियान चेंगयू की मृत्यु यियुन के कारण हुई थी, लेकिन यियुन ने उसे केवल घायल किया था। लियान चेंगयू की मृत्यु केवल उसकी अपनी निराशा और गंभीर चोटों के कारण हुई थी। लेकिन इस समय यियुन वास्तव में यांग दिंगकुन को मारना चाहता था। यियुन की ठंडी आंखों को देखकर यांग दिंगकुन का दिल बैठ गया। उसे अचानक अपनी पीठ में ठंडक महसूस हुई। यियुन ने क्रोध में आकर अपना विवेक नहीं खोया और अंधाधुंध हमला नहीं किया। इससे यांग दिंगकुन नाखुश हुआ, लेकिन यियुन की घातक निगाहों ने उसे भयभीत कर दिया। डरने की क्या बात है? यांग दिंगकुन ने मन ही मन कहा। उसने रसायन शास्त्र प्रयोगशाला को व्यवस्थित करने का फैसला किया था और शेंतु नानतियान की चापलूसी करके उसे खुश करने की योजना बनाई थी। जब ऐसा हुआ तो उसकी तरक्की बहुत ही तेजी से हुई। तो यियुन के बारे में क्या? अगर वह महान था तो क्या हुआ? हो सकता है कि वह ताया दिव्य नगरी में खास हो, लेकिन युवा स्वामी नानटियन की तुलना में वह कुछ भी नहीं था। अध्याय 357, सड़क के अंत में।
अर्थफायर अल्कमी लैब शायद ठीक रहेगा, शेंतु नानटियन ने मामले को हल्के में लेते हुए कहा। शेंतु नानटियान के बयान ने इस मामले का फैसला कर दिया था। राजा चू और क्या कर सकते थे? जब पूरा ताया दिव्य साम्राज्य विनाश के कगार पर था तो वे भला युवा स्वामी नानटियन के आदेशों की अवहेलना कैसे कर सकते थे? चाचा जो, युवा स्वामी नानटियान के लिए हर्बल रॉयल लैब की व्यवस्था कीजिए। राजा चू ने बोलते हुए यी यून की ओर देखा। वह पूरे समय यी यून की प्रतिक्रिया पर ध्यान दे रहे थे। उन्हें भी इस युवक के लिए कुछ सहानुभूति महसूस हुई। हाँ महाराज। अंकल जो भूरे रंग के वस्त्र पहने हुए वह बुजुर्ग व्यक्ति थे जो इतने समय से राजा चू के साथ थे। वे राजा चू के निजी अंगरक्षक होने के साथ साथ चू शाही निवास के प्रबंधक भी थे। अंकल जो, मैं और दिनकुन मिलकर इसका इंतजाम कर देते हैं, यांग यूएफेंग ने कहा। वह इस काम को करने और शेंतु नानटियान को खुश करने के इस अवसर को बुलाने के लिए उत्सुक था। ऐसा मौका बहुत कम मिलता था। युवा स्वामी डिंग, युवा स्वामी फेंग। चाचा जो थोड़ी देर हिचकिचाए लेकिन उन्होंने उन्हें रोका नहीं। वे चुपचाप राजा चू के बगल में खड़े रहे। यांग दिनकुन और यांग यूएफेंग ने यी यून को व्यंग्यात्मक निगाहों से देखा और शेंतु नानटियान से विनम्रतापूर्वक कहा, युवा स्वामी नानटियान, क्या हम इसे अभी करें? यदि आपको किसी सामग्री की आवश्यकता हो तो हम उसे आपके लिए तुरंत तैयार कर देंगे। यांग दिनकुन ने गारंटी के तौर पर अपनी छाती थपथपाई। शेंतु नानटियान ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे डर है कि आपके पास वो चीजें नहीं है जिनकी मुझे जरूरत है। जी हाँ, युवा स्वामी नानटियन को जिन चीजों की आवश्यकता है वे अनमोल खजाने होंगे जिन्हें हम तैयार नहीं कर सकते। आपके सामने किए गए मजाक के लिए क्षमा करें। तिरस्कृत होने के बावजूद उन्होंने युवा स्वामी नानटियन की प्रसन्नतापूर्वक प्रशंसा की। इसी क्षण शेंतु नानटियान ने जियांग शियाओरू की ओर रुख किया। यी यून की बात करें तो वह जियांग शियाओरू के सामने दाहिनी मुट्ठी भींचे हुए खड़ा था और उसका बायां हाथ उसके दाहिने हाथ की अंतरस्थानिक अंगूठी पर था। इस समय यी यून एक गौरैया की तरह अपने बच्चों को अपने सामने एक दुष्टबाज से बचा रही थी। तुम्हारा नाम यी यून है ना? मुझे लगता है कि तुम बहुत होनहार हो। इतने छोटे से देश में जन्म लेकर इतनी उपलब्धियां हासिल करना, इतनी कम उम्र में युवान फाउंडेशन क्षेत्र में प्रवेश करना और इतनी मजबूत नींव रखना बेहद मुश्किल है। अपने भविष्य को संजोकर रखो और कोई मूर्खतापूर्ण काम मत करो। मैंने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि मनुष्य और निर्जन जीव कट्टर दुश्मन हैं। क्या तुम नहीं देखते कि इस जीव जंतुओं के झुंड को कैसे उकसाया गया? निर्जन जीव अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बिना पलक झपकाए अरबों नागरिकों को मारने को तैयार हैं। तुम्हारे पीछे जो बहन है उसका वंश विशेष है। मैं उसे किसी भी कीमत पर जीवित नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर उसे निर्जन जाति ने ढूंढ लिया तो निश्चित रूप से तबाही मच जाएगी। जैसे ही शेंतु नानटियन बोला वही यून और जियांग शियाओरू की ओर चला गया। हालांकि यी यून ने दांत पीसते हुए जियांग शियाओरू के सामने खड़े रहना जारी रखा। शेंतु नानटियान ने भौहें चढ़ाईं। उसने कुछ सेकंड तक यी यून की आंखों में देखा लेकिन यी यून ने भी ढील नहीं दी और उसे घूरकर देखा। शेंतु नानटियान का चेहरा उतर गया क्योंकि उसका धैर्य सीमित था। मैं यह आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं तुम्हें 3 सांसें लेने जितना समय दे रहा हूँ ताकि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। यी यून ने गहरी सांस ली। उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल खून से लथपथ हो गया हो, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और कहा, युवा स्वामी नानटियन, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी बहन को जाने दीजिए। आप उस पर पाबंदियां लगा सकते हैं लेकिन उद्धरण चिन्ह। ओह! शेंतु नानटियान का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया और उसकी आभा फट पड़ी। वैसे तो शेंतु नानटियान लोगों को एक कोमल हवा के झोंके जैसा एहसास देता था। उसका स्वभाव हमेशा एक सौम्य हवा के झोंके जैसा था जो लोगों को सुकून का एहसास कराता था। लेकिन अब वह एक दुष्ट दानव की तरह था। ऐसा लग रहा था मानो शेंतु नानटियन के शरीर के भीतर एक खूंखार जानवर जाग उठा हो। अचानक शेंतु नानटियान बेहद डरावना हो गया। भाग जाओ! शेंतु नानटियान ने हाथ हिलाया जिससे यी यून को चारों ओर से एक भयानक शक्ति का प्रवाह महसूस हुआ, मानो उसके शरीर का खून जम गया हो। उसकी नसें, उसके मुख्य बिंदु और उसकी ऊर्जा पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई थी। यह ऊर्जा इतनी भयानक थी कि यी यून इसका प्रतिरोध करने में असमर्थ था। ऊर्जा के बल पर उसका पूरा शरीर हवा में उड़ गया और चू राजमहल की दीवार से जोर से टकराया। धमाका! एक जोरदार धमाके के साथ 1 फुट मोटी दीवार ढह गई। पत्थर गिरने लगे और यी यून मलबे में दब गया। उसका शरीर अब पूरी तरह से पत्थर और धूल से ढका हुआ था। उस क्षण यी यून को ऐसा लगा जैसे उसके सारे अंग अपनी जगह से हट गए हों। उसे गले में कुछ फंसा हुआ सा महसूस हुआ और उसने मुंह भरकर खून थूक दिया। यी यून! इस अचानक हुए दृश्य ने सभी को स्तब्ध कर दिया। शेंतु नानटियान के अचानक हमले के सामने शक्तिशाली यी यून एक असहाय बच्चे की तरह थी। चू शियाओरान और उसके साथियों को यी यून की चिंता सता रही थी। समझदार व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में लड़ाई नहीं लड़ता। उन्हें डर था कि यी यून जल्दबाजी में कोई मूर्खतापूर्ण कदम उठा लेगा। हालांकि यांग दिनकुन, यांग यूएफेंग और उनके साथियों जैसे लोग भी थे जो अब मुस्कुरा रहे थे। ये बहुत अच्छा था, वाकई बहुत अच्छा लग रहा था। शेंतु नानटियान की आवाज़ ठंडे स्वर में निकली, मैंने तुम्हें सम्मान दिया लेकिन तुमने इसे नहीं चाहा। तुम खुद को क्या समझते हो? मैं तुम्हारी सराहना करता हूँ और तुमसे विनम्रता से बात कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं तुमसे नफरत करूँ तो मैं तुम्हें चींटी की तरह कुचल दूंगा। मैंने तुम्हें अनगिनत बार इंसानियत के तौर तरीके सिखाए हैं, तुम्हें उजाड़ जाति से दूर रहने के लिए कहा है, लेकिन तुम बार बार मेरे खिलाफ जाते हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें बार बार बर्दाश्त करूंगा? इस समय शेंतु नानटियन ने उसके सामने एक स्वाभाविक राजसी आभा प्रकट की और वह बेहद डरावनी लग रही थी। वह एक ऐसे राजा की तरह था जिसे जीने का पूरा अधिकार प्राप्त था। एक पल वह सौम्य होता था, अगले ही पल क्रोध में आकर लोगों को मार डालता था। उसके बदलते मिजाज को समझना लोगों के लिए मुश्किल था। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, उजाड़ जाति से दूरी बना लो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम हम इंसानों में से एक हो जाओगे। अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। शेंतु नानटियान के अंतिम शब्द हत्या के इरादे से भरे हुए थे। जियांग शियाओरू मलबे के सामने दौड़ी और यी यून को उठने में मदद की। उस समय यी यून का मुंह खून से लथपथ था। खून धूल में मिल गया था जिससे उसका रंग लाल काला हो गया था। यी यून को ऐसी हालत में देखकर जियांग शियाओरू का दिल टूट गया। उसने अपने होंठ दबा लिए। इस स्थिति में वह बेबस थी।
उसने शेंतु नानतियन की ओर देखा और सिसकते हुए कहा, अब और मत लड़ो, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी। हाँ, जियांग शियाओरू की बातें सुनकर शेंतु नानतियान दिल खोलकर हंसा। कितना घिनौना भाई बहन का रिश्ता है। एक इंसान और वीरान जाति के किसी सदस्य के बीच इतना प्यार होना कि वे एक दूसरे की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे दे, ये तो हद से ज्यादा हास्यास्पद है। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम मेरे साथ चले जाओगे तो मेरे साथ बातचीत करने की हिम्मत रखोगे? तुम्हारी जान तो पहले मेरे हाथों में थी, लेकिन आज मैं तुम्हारे तथाकथित भाई को मारना नहीं चाहता था। मैं तो बस उसे सबक सिखाना चाहता था और उसे याद दिलाना चाहता था कि वह किस जाति का है। मैं उसे बताना चाहता था कि वह अपनी असलियत कभी नहीं भूल सकता। शेंतु नानतियान के बोलते ही उसका हाथ जियांग शियाओरू की ओर बढ़ा और उसने कहा, अगर तुम किसी को दोष देना चाहती हो तो अपनी किस्मत को दोष दो। शेंतु नानतियान के हाथों में युआनची की थोड़ी सी ऊर्जा समाहित थी और वह जियांग शियाओरू के सिर की ओर बढ़ रहा था। वह जियांग शियाओरू के दिमाग पर प्रहार करना चाहता था। ऐसा होने पर जियांग शियाओरू अपनी मानसिक स्थिति खो देगी, लेकिन उसका शरीर जीवित रहेगा। औषधि बनाने के लिए जीवित शरीर का उपयोग करने से सर्वोत्तम परिणाम मिलते हैं। अध्याय 358 शांत मुस्कान। ये यूं असहाय होकर देखती रही जब शेंतु नानतियान का हाथ उसे पकड़ने के लिए बढ़ा। शेंतु नानतियान की हरकत तेज नहीं थी, लेकिन किसी नश्वर व्यक्ति के दिमाग को नष्ट करने के लिए उसे इतनी तेजी की जरूरत भी नहीं थी। नहीं, ये यून ने मन ही मन चीख मारी। उसकी आंखों से लगभग खून बह रहा था, फिर भी वह इस दृश्य को रोकने में पूरी तरह असमर्थ था। इस समय ये यून का शरीर अत्यंत पीड़ा से भरा हुआ था। शेंतु नानतियान ने उसकी ऊर्जा को जकड़ रखा था, इसलिए वह अपनी युआनची का उपयोग नहीं कर पा रहा था। अगर वह इसका उपयोग कर भी पाता तो शेंतु नानतियान के सामने उसकी शक्ति नगण्य थी। उसे पूरा विश्वास था कि अगर उसने शेंतु नानतियान के अधिकार को फिर से चुनौती दी तो वह न केवल जियांग शियाओरू को बचा नहीं पाएगा, बल्कि उसके साथ ही उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। उस क्षण ये यून को गहराई से एहसास हुआ कि उसका अस्तित्व कितना नगण्य है। अपने छोटे आकार के कारण उसे दूसरों द्वारा किसी भी तरह से गूंथा जा सकता था। अपने छोटे कद के कारण वह उन लोगों की रक्षा नहीं कर सका जिनकी वह रक्षा करना चाहता था। उसे ताकत चाहिए थी, उसे विकसित होने के लिए समय चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही शेंतु नानतियान का हाथ बिना किसी प्रतिरोध के जियांग शियाओरू के सिर पर पड़ा, समय मानो थम सा गया। ऐसा लगा मानो इस प्रहार ने यीयून के हृदय को ही चकनाचूर कर दिया हो। जियांग शियाओरू ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपने आने वाले इस भाग्य को शांतिपूर्वक स्वीकार कर लिया था। अंतिम क्षण में वह यीयून के ठीक होने की प्रार्थना कर रही थी कि उसकी मृत्यु के बाद शेंतु नानतियान यीयून को कोई नुकसान न पहुंचाए। और जिस क्षण जियांग शियाओरू ने खुद को भाग्य के हवाले कर दिया था, उसी क्षण कुछ अजीब घटित हुआ। हर तरफ जानलेवा इरादे छा गए। शेंतु नानतियन अचानक मुड़ा और अपनी हथेली पीठ पर पटकते हुए बोला, कौन? कांच टूटने जैसी तेज आवाज के साथ एक जोरदार धमाका हुआ। शेंतु नानतियन का शरीर कांप उठा और वह पीछे हट गया। उसके सामने एक पतली धूसर आकृति उस पर हमला करने के लिए खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटी काली घुमावदार तलवार थी जो सीधे शेंतु नानतियन की गर्दन पर वार कर रही थी। अंकल जो, आप? उद्धरण चिन्ह। जब राजा चू ने देखा कि हमला किसने किया तो वह अवाक रह गया। क्या उसके अंगरक्षकों और दरबारी ने ही शेंतु नानतियान पर हमला किया था? इससे पहले चाचा जोहू ने एक रहस्यमय लोक में राजा चू की जान बचाई थी। चाचा जोहू की शक्ति और स्थिर व्यक्तित्व के कारण राजा चू को उन पर हमेशा से बहुत भरोसा था। नाम के लिए चाचा जोहू राजा चू के निजी अंगरक्षक और प्रबंधक थे, लेकिन वास्तव में वे उनके बहुत अच्छे मित्र थे। आमतौर पर वे एक दूसरे को भाई कहकर पुकारते थे। राजा चू ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चाचा जोहू इस नाजुक क्षण में अचानक शेंतु नानतियान पर हमला कर देंगे। मौत को दावत देना। शेंतु नानतियान ने जोर से चिल्लाते हुए कहा कि अचानक उसके हाथ में एक तलवार आ गई। उसकी तलवार ने अंकल जोहू की घुमावदार तलवार को रोक दिया। वह जानता था कि अगर वह कुछ और सेकंड तक लड़ाई जारी रख सका तो शेंतु परिवार के विशेषज्ञ यहां पहुंचकर इस व्यक्ति को मार डालेंगे। तो वीरान जाति का वह व्यक्ति जिसे मैंने महसूस किया, वह आप ही थे। शेंतु नानतियन ने मुस्कुराते हुए चाचा जोहू की पहचान उजागर की। अंकल जोहू डेसोलेट जाति के जासूस थे। जियांग शियाओरू की ताकत बहुत कमजोर थी, इसलिए भले ही उसका वंश शुद्ध था, शेंतु नानतियान के लिए उसकी उपस्थिति का पता लगाना वास्तव में असंभव था। उसे ऐसा लगा कि वह व्यक्ति निर्जन जाति का एक मजबूत सदस्य होना चाहिए, और यह वीरान जाति छिपने में बेहद माहिर थी। वीरान दर्पण पत्थर होने के बावजूद भी उसे ढूंढने का कोई तरीका नहीं था। इसके विपरीत आम नागरिक जियांग शियाओरू न तो अपने वंश की पहचान छिपा सकी और न ही वह वीरान दर्पण पत्थर से छिप सकी। क्लैंग, तलवार और कृपाण की टक्कर हुई और शेंतु नानतियन पागलों की तरह हंसने लगा। एक और उच्च श्रेणी का उजाड़ जाति का योद्धा, बहुत खूब। आज मेरी फसल अच्छी होगी। तुम यहीं रहो और भट्टी में प्रवेश करो। उद्धरण चिन्ह। शेंतु नानतियन के ऐसा कहते ही उसकी आवाज जम गई। उसने अविश्वास भरी निगाहों से अपनी गर्दन की ओर देखा और पाया कि अचानक ही उस पर एक भयानक घाव उभर आया था। ये घाव उसकी कैरोटिड धमनी से शुरू होकर उसकी कॉलरबोन तक फैला हुआ था। कैरोटिड धमनी को चीरकर खोल दिया गया था, जिससे खून तेजी से बाहर निकल रहा था। शेंतु नानतियन को चक्कर आने लगा और वह जम गया। उसने जासूस की तलवार को साफ तौर पर रोक दिया था, तो फिर उसे इतनी गंभीर चोट कैसे लगी? एक अदृश्य तलवार की धार ने उसे घायल कर दिया था। जब उसे वह क्षण याद आया जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कांच टूटने की स्पष्ट आवाज सुनाई दी। तभी शेंतु नानतियन को समझ आया कि क्या हुआ था। स्थानिक आयाम ब्लेड। स्थानिक आयाम के नियम। एक वीरान जाति ने वास्तव में स्थानिक आयाम के नियमों में साधना करने में कामयाबी हासिल कर ली थी और उसे घायल करने के लिए एक अदृश्य स्थानिक आयाम ब्लेड का इस्तेमाल किया था। रहस्यमय और गूढ़ स्थानिक आयाम के नियम एक ऐसे क्षेत्र के थे जो लोगों को ईर्ष्या करने पर मजबूर कर देते थे। यह अत्यंत शक्तिशाली था और इसके आक्रमण का तरीका भी अत्यंत रहस्यमय था। कई लोग इसमें साधना करना चाहते थे, लेकिन आज तक कोई भी उस द्वार से प्रवेश करने में सफल नहीं हो पाया था। शेंतु नानतियन, आज मैं तुम्हारे साथ मरूंगा। अंकल जोहू शेंतु नानतियान से बेहद नफरत करते थे, मानो उनके बीच कोई गहरी दुश्मनी हो। उनके हाथ में मौजूद घुमावदार तलवार तेजी से घूमी और उन्होंने शेंतु नानतियान के दिल पर वार किया।
अगर स्पेशल डायमेंशन ब्लेड दिल को भेद दे तो शेंतु नानतियन की जान जा सकती है। इस समय शेंतु नानतियन की धमनी से खून बह रहा था और उसकी गर्दन का लगभग आधा हिस्सा कट चुका था। कोई भी सामान्य योद्धा तो कब का मर चुका होता। शेंतु नानतियन की बात करें तो उसकी युद्ध क्षमता अब काफी कम हो चुकी थी। वह उस विचित्र हमले का सामना नहीं कर सकता था जिसमें स्थानिक आयाम के नियम समाहित थे। पलक झपकते ही शेंतु नानतियान की छाती से अचानक एक दिव्य ऊर्जा निकली और एक सुरक्षात्मक कवच स्वतः ही अंकल जोहो की तलवार की ओर उड़ गया। क्लैंग, ब्लेड बीम चकनाचूर हो गया और सुरक्षात्मक कवच में दरार आ गई। फिर भी ये शेंतु नानतियन को पूरी तरह से सुरक्षित रखने में सक्षम था। शेंतु नानतियान की आंखें ठंडी पड़ गईं। तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम बहुत भोले हो, तुम्हारे पास अब समय नहीं है। शेंतु नानतियान के ऐसा कहते ही आसपास से युआन क्यूई की 7 किरणें आकाश की ओर उठ गईं। हमारे परिवार के युवा मुखिया की हत्या करने की हिम्मत कौन करता है? अपने जीवन की तैयारी करो। 7 बुजुर्ग अलग अलग दिशाओं से आए थे। वे सभी शेंतु परिवार के दिग्गज थे और उनमें से प्रत्येक के पास असीम शक्ति थी। इस यात्रा के दौरान शेंतु नानतियान की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। अंकल जोहो की ओर बढ़ते हुए उन 7 लोगों की गति बिजली की तरह तेज थी। इन लोगों से निकलने वाली युआनची की तीव्रता को महसूस करते हुए और शेंतु नानतियान के चारों ओर अब मौजूद मोटी झिलमिलाती सुरक्षात्मक ढाल को देखकर अंकल जोहो की आंखों में आक्रोश और अनिच्छा की चमक दिखाई दी। वह शेंतु नानतियान को मारने में असमर्थ था। आसमान की भी आंखें हैं, तुम्हें अपने खून से इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अंकल जोहो ने दांत पीसते हुए एक कदम पीछे हटकर जियांग शियाओरू के बगल में खड़े हो गए। फिर उन्होंने जियांग शियाओरू का कंधा पकड़ लिया। ये दृश्य देखकर शेंतु नानतियन का दिल घबरा गया। वह समझ गया कि उजाड़ जाति भाग रही है। पीछे हटने के सभी रास्ते बंद कर दो। इस बुढ़िया को उस छोटी चुड़ैल लड़की के साथ भागने मत दो। शेंतु नानतियान ने अपनी खून बहती गर्दन को पकड़ते हुए उग्र स्वर में कहा। 7 महान हस्तियों ने उनके आने से पहले ही घेराबंदी शुरू कर दी थी। उन्होंने पीछे हटने के सभी रास्ते बंद कर दिए जिससे अंकल जोहो भाग न सकें। लेकिन इस समय अंकल जोहो के चेहरे पर अटूट दृढ़ संकल्प झलक रहा था। उन्होंने अचानक अपनी छाती पर एक जोरदार मुक्का मारा। पुआ! अंकल जोहो ने मुंह भरकर खून थूका और यह खून जियांग शियाओरू के कपड़ों पर फैल गया। चांदी जैसा खून जो डूबते सूरज की चमक को प्रतिबिंबित कर रहा था और मानो अपने आप में एक बहता हुआ खजाना हो। ये लाल खून से भी कहीं अधिक चमकदार दिख रहा था। जियांग शियाओरू पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। वह घटनाक्रम के इस अचानक मोड़ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। इस समय अंकल जोहो ने एक हाथ से जियांग शियाओरू के सिर को छुआ और एक स्नेहपूर्ण मुस्कान दिखाए। सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी में झुर्रियों से भरा उनका चेहरा और मुस्कान मानो अनंत काल के लिए स्थिर हो गए। उत्तराधिकारी, ये बूढ़ा नौकर अब आपको घर छोड़ने जा रहा है। उद्धरण चिन्ह। अंकल जोहो की बूढ़ी आवाज में कहे गए शब्द जियांग शियाओरू के कानों में गूंज उठे। ऐसा लगा जैसे ये शब्द हमेशा के लिए उसके मन में अंकित हो गए हों। इसके बाद जियांग शियाओरू को अचानक अपने सीने पर अंकल जोहो का खून गर्म महसूस हुआ, मानो वह खून जल रहा हो। चांदी जैसा खून आग की नदी की तरह बह रहा था जिससे उसे सीने में दर्द महसूस हो रहा था। उस क्षण बूढ़े अंकल जोहो को देखकर उसे असहनीय पीड़ा महसूस हुई। ये पीड़ा अचानक उत्पन्न हुई जिससे उसे सांस लेना भी मुश्किल हो गया। एक खूबसूरत इंद्रधनुषी रोशनी ने जियांग शियाओरू को घेर लिया। अंतरिक्षीय टेलीपोर्टेशन। वह बूढ़ा राक्षस स्थानिक आयामों के नियम जानता है। उसने अपने रक्त का सार जलाकर उस छोटी चुड़ैल लड़की को दूर भेजने के लिए अंतरिक्षीय टेलीपोर्टेशन शुरू कर दिया है। शेंतु नानतियान को आखिरकार समझ आ गया कि अंकल जोहो क्या कर रहे हैं। वह गुस्से से घबरा गया। जियांग शियाओरू को जाने नहीं दिया जा सकता था। शेंतु नानतियान ने जियांग शियाओरू को पकड़ने के लिए एक विशाल सुनहरा हाथ प्रकट किया। छोटी चुड़ैल लड़की, तुम यहीं रुकोगी। धमाका! एक जोरदार धमाका हुआ जब उस विशाल हाथ ने जियांग शियाओरू के चारों ओर मौजूद नियमों से उत्पन्न प्रकाश को पकड़ लिया। प्रकाश की ढल कांप उठी जिससे अंतरिक्षीय आयामों में तरंगें उत्पन्न हो गईं। शेंतु नानतियान की हथेली में कंपन से दर्द महसूस हुआ, लेकिन प्रकाश कवच के भीतर मौजूद जियांग शियाओरू अभी भी सुरक्षित थी। अंतरिक्ष आयाम के नियम सक्रिय हो चुके थे। हालांकि वे जियांग शियाओरू को देख सकते थे, लेकिन इस समय वह पूरी तरह से एक अलग अंतरिक्ष समय आयाम में थी। बहुत देर हो चुकी है, शेंतु नानतियन ने चिंता से जलते हुए कहा। हम इस तंत्र को सफल नहीं होने दे सकते। उस बूढ़े राक्षस को मार डालो और तंत्र को बाधित करो। अंतरिक्ष आयाम की सुरंग को फाड़कर उस छोटी चुड़ैल लड़की को बाहर निकालो। शेंतु नानतियन पागलों की तरह चिल्लाया। शेंतु कुल के दिग्गज योद्धाओं ने चारों ओर से आक्रमण किया। उनके पास 4 तलवारें, 2 कृपाण और 1 भाला था। उन सभी ने एक साथ चाचा जोहो पर वार किया। हथियार से ठंडी किरणें निकलीं, लेकिन अंकल जोहो ने उनकी ओर देखा तक नहीं। उन्होंने अपने शरीर की रक्षा के लिए अपनी विनाश शक्ति का भी प्रयोग नहीं किया। उसने अपनी जीभ की नोक को काटा और रक्त के सार से भरा एक और घूंट फूंक कर उसे सरनी में इंजेक्ट कर दिया। पुआ पुआ पुआ! 7 धारदार हथियार एक ही समय में अंकल जोहो के शरीर में घुस गए। ताज़ा चांदी जैसा खून चारों ओर फैल गया। अंकल जोहो का थोड़ा झुका हुआ शरीर अचानक कांप उठा। उनके सारे अंग फट चुके थे और उनका मुंह खून से भरा हुआ था। खून पारे की तरह बह रहा था। जियांग शियाओरू के चारों ओर मौजूद प्रकाश की ढाल पर दबाव डालते हुए उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने अपने खून से एक आकृति उकेरी। वह जियांग शियाओरू को इस तरह देख रहा था मानो उसके मन में उससे कहने के लिए बहुत सी बातें हों, लेकिन वह कह न पा रहा हो। जियांग शियाओरू ने अपनी सांस रोक ली। उसने हमेशा एक नीरस जीवन जिया था, कभी ऐसे हालात का सामना नहीं किया था। उसे ये भी नहीं पता था कि उसके लिए जान देने वाला ये बुजुर्ग कौन था। नहीं उसे यह पता था कि उनका आपस में क्या रिश्ता था। उसने अपने बचपन की कुछ यादें खो दी थीं। उसने याद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आया। वह प्रकाश की ढाल के पार से बुजुर्ग के चेहरे को छूना चाहती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। धमाका! एक युद्ध कुल्हाड़ी बुजुर्ग के सिर पर जा गिरी। बुजुर्ग का सिर बुरी तरह फट गया और उनका सिर झटके से हिल गया। उनके माथे से खून बहने लगा। अपनी अद्भुत इच्छाशक्ति से उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण में सभी नक्काशी को प्रज्वलित कर दिया। प्रकाश की किरणें जलती हुई लौ की तरह घनी होती गईं। इस रोशनी में जियांग शियाओरू ने बुजुर्ग के अंतिम भाव को देखा। वह एक शांत मुस्कान थी।
अंतरिक्ष में विकृति आने के साथ ही जियांग शियाओरू को इस बात का एहसास हो गया कि क्या होने वाला है। उसे जल्द ही टेलीपोर्ट करके कहीं और भेज दिया जाएगा। यूनर मृत बुजुर्ग के शोक को नजरअंदाज करते हुए जियांग शियाओरू को अब सबसे ज्यादा चिंता ये यून की थी। बुजुर्ग ने उसे विदा करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी, अब तो हद ही हो चुकी थी। ये यून का क्या होगा? क्या शेंतु नानतियान अपने क्रोध में आकर ये यून की जान बख्श देगा? जियांग शियाओरू ने जोर से चीख मारी। हालांकि प्रकाश की ढाल ने उसकी आवाज को पूरी तरह से दबा दिया। उसे अंतरिक्ष में विकृति का आभास हुआ, जिससे वह लगभग बेहोश हो गई। उसी क्षण वह अनंत अंतरिक्ष समय में प्रवेश कर गई। अध्याय 359 दुष्ट। ची राजमहल के ऊपर अचानक एक अंतरिक्ष समय काला छेद प्रकट हुआ। इसने जियांग शियाओरू को निगल लिया और अपने पीछे काले रंग की स्थानिक आयामी किरणें छोड़ दी, जो धीरे धीरे आकाश में गायब हो गईं। अंकल जोओ का शरीर तलवारों और कृपाणों से पूरी तरह छलनी हो चुका था। उन्होंने धीरे धीरे गायब होते हुए अंतरिक्ष समय पोर्टल को देखा। उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसने ये कर दिखाया। हालांकि वह शेंतु नानतियान को मार नहीं सका, लेकिन उसने उत्तराधिकारी को विदा कर दिया। उसे कोई पछतावा नहीं था। बुढ़िया, तूने मेरी बड़ी योजनाओं में दखल दिया। शेंतु नानतियान ने अपनी गर्दन पकड़ रखी थी और उसकी आंखें जंगली जानवर की तरह लाल हो गई थीं। अपने प्रचंड क्रोध में शेंतु नानतियान का शरीर एक पल में ही प्रकट हो गया और फिर वह अंकल जोओ के सामने आ गया। इसके बाद उसने अपने हाथ से अंकल जोओ के माथे पर जोरदार प्रहार किया। काचा! लोगों ने गर्दन की हड्डियों के चटकने की तेज आवाज सुनी। शेंतु नानतियान ने अंकल जोओ की गर्दन को पूरी तरह से उनके सीने में दबा दिया था। उसकी गर्दन पूरी तरह टूट चुकी थी, यहाँ तक कि उसकी खोपड़ी भी बुरी तरह फट गई थी। यह एक भयानक दृश्य था। शेंतु नानतियान के बाल बिखरे हुए थे, उसका शरीर खून से लथपथ था और उसके हाथ मस्तिष्क के तरल पदार्थ से सने हुए थे। इस समय वह किसी खून के प्यासे राक्षस जैसा दिख रहा था। लोग अपनी सांसें रोककर खड़े हो गए, सब एकदम शांत हो गए। शेंतु नानतियान द्वारा अपने घिनौने तौर तरीकों का पूरी तरह खुलासा करने के बाद वह बिल्कुल एक अलग ही व्यक्ति बन गया था। जिस तरह से उसने अंकल जोओ के साथ व्यवहार किया, उसे बेहद क्रूर कहा जा सकता है। यहाँ तक कि राजा चू भी कांप रहे थे और व्याकुल महसूस कर रहे थे। शेंतु नानतियान पर चुपके से हमला करके उनकी महान योजनाओं को विफल करने वाला व्यक्ति उनका सबसे विश्वसनीय सेवक था। राजा चू! शेंतु नानतियान ने अपनी खून जैसी लाल आंखों से राजा चू को घूर कर देखा। राजा चू ने अपनी सांस रोक ली, क्योंकि उनके माथे पर पसीने की बूंदें उभरने लगी थीं। इस छोटे राजा ने अपने अधीनस्थों की जांच न करके बहुत बड़ी गलती की है। राजा चू ने पहले भी कई तरह की परिस्थितियों का सामना किया था, लेकिन शेंतु नानतियान के सामने वह टिक नहीं पाए। ये ताकत के बल पर उत्पन्न होने वाला पूर्ण दबाव था। किसी का भी रुतबा चाहे जो भी हो, ताकत के सामने उसका कोई महत्व नहीं था। कृपया शांत हो जाए नंतियन, मेरे दादाजी को षड्यंत्रकारियों ने गुमराह कर दिया था। आज जो कुछ भी हुआ उसका सारा दोष यून पर है, उस कृतघ्न बदमाश पर। अगर वह न होता और नंतियन की श्रेष्ठ दिव्य शक्ति न होती, तो वह बुरा तुम पर कैसे हमला कर पाता? ये यून, वह उद्धरण चिन्ह। यांग दिनकुन को एहसास हुआ कि शेंतु नानतियान उसके दादा के लिए मुसीबत खड़ी करने वाला है, इसलिए उसने जल्दी से यह कहकर भले करो कि यून की ओर मुड़ने की कोशिश की। चुप रहो! शेंतु नानतियान दहाड़ा। युआनची से भरी एक तीव्र ध्वनि तरंग तलवार में परिवर्तित हो गई और यांग दिनकुन की ओर वार किया। पेंग! कपकपी के कारण यांग दिनकुन का शरीर कांपने लगा और उसके कान के पर्दे से खून निकलने लगा। कांपते हुए यांग दिनकुन आधा घुटने टेक कर जमीन पर बैठ गया। उसने शेंतु नानतियान को अकल्पनीय भय से देखा। वह एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कुछ क्षण पहले उसे लगा था कि वह मरने ही वाला है। क्या मुझे आपसे ये सीखने की जरूरत है कि मुझे क्या करना है? शेंतु नानतियान की आवाज उदास थी। सभी समझ गए थे कि जियांग शियाओरू के भाग जाने से उनका गुस्सा चरम पर पहुंच गया था। इस समय जो भी उनसे संपर्क करता, उसका अंजाम बुरा ही होता। अगर वह अपना गुस्सा निकालने के लिए अचानक लोगों को मारना शुरू कर दे तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। और अगर वह सचमुच ऐसा करना चाहता तो ये यून निस्संदेह उसके क्रोध का शिकार होने वाला पहला व्यक्ति होता। शेंतु नानतियान कदम दर कदम ये यून की ओर बढ़ा। उसकी उंगलियों से खून टपक रहा था और हरे पत्थर के फुटपाथ पर गिर रहा था। इस अत्यधिक दमनकारी दबाव ने लोगों को अपनी सांसें रोक लेने पर मजबूर कर दिया। ये यून चू शियाओरान और उसके साथियों के ये यून के साथ अच्छे संबंध थे और उनकी जान को खतरा मंडरा रहा था। ये यून के खिलाफ परिस्थितियां प्रतिकूल थीं। वे केवल असहाय होकर देखते रह गए। जहां तक ये यून के लिए खड़े होकर उसकी पैरवी करने जैसे चुटकुलों की बात है, वह व्यर्थ ही था। इससे केवल यही परिणाम निकलता कि वे ये यून के साथ कब तक पहुंच जाते। तुम्हारे अंदर वाकई बहुत हिम्मत है। शेंतु नानतियन की आंखों में एक ठंडी निगाह कौंध गई। धमाका! युआनची ये यून के चारों ओर फट गया, जिससे मलबा बिखर गया। ये यून का शरीर कांपने लगा और वह लुढ़क कर बाहर निकला। उसकी चोटें और भी बदतर हो गई थीं। शेंतु नानतियान ये यून के सामने आया और उसकी गर्दन पकड़ ली। ये यून का शरीर खून से लथपथ था। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी और उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। उस क्षण उसे महसूस हुआ कि अगर शेंतु नानतियान अपनी ताकत का जरा सा भी इस्तेमाल करे तो वह उसकी गर्दन और गला तुरंत तोड़ सकता है। उसका पूरा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। मृत्यु निकट प्रतीत हो रही थी। उसकी बेबसी चरम पर पहुंच गई थी, क्योंकि अब उसका जीवन किसी और के हाथों में था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। पहले तो मुझे दिव्य रक्त अमृत से भरी भट्टी मिल जाती, मेरी साधना का स्तर बहुत तेजी से बढ़ जाता, लेकिन तुमने उजाड़ जाति के जासूस को मुझ पर छुपकर हमला करने का मौका दे दिया, जिसकी वजह से वह छोटी चुड़ैल भाग निकली। तुमने अच्छा किया। तुम्हें 10,000 बार भी मार डालो, मेरे दिल में बसी नफरत शांत नहीं होगी। शेंतु नानतियान ने सारा दोष यून पर मर दिया। जियांग शियाओरू की पहचान खास थी। शेंतु नानतियान के लिए जियांग शियाओरू को पाना सबसे बड़ा सुनहरा मौका होता, लेकिन अब यह मौका उसकी आंखों के सामने से निकल गया था। ऐसे में शेंतु नानतियान को उससे नफरत क्यों न होती? ये यून ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा। इस स्थिति में वह जो कुछ भी कहेगा उसका कोई अर्थ नहीं होगा। गलती सिर्फ उसकी कमजोरी की थी।
अगर ऐसा न होता तो उसे इस अपमान और शर्मिंदगी को चुपचाप सहने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि वह शेंतु नानतियान से जियांग शियाओरू को छोड़ने और अपनी बहन को औषधि में परिवर्तित न करने की भीख मांग रहा था। विनती करने से कोई फायदा नहीं हुआ और उसकी पिटाई हो गई। बाद में जियांग शियाओरू को किसी और ने बचा लिया, जिसके चलते वह बलि का बकरा और मार का पात्र बन गया। उसका अंजाम मौत ही था। किसी और के हाथों में अपना जीवन सौंप देना, प्रतिरोध की कोई गुंजाइश न होना, यही कमजोरों की दुखद सच्चाई थी। शेंतु नानतियान ने यीयुन को देखा, उसकी आंखों में हत्या का भाव उभर रहा था। फिर भी उसने यीयुन की गर्दन पर हाथ नहीं रखा। कई विचार उसके मन में कौंध रहे थे, इसलिए वह चुप रहा। यीयुन को मारना उसकी घृणा को शांत करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। ये भावना चींटी के काटने जैसी थी। अगर वह चींटी को कुचलकर मार भी देता तब भी उसे काटा तो जाता ही, तो उस चींटी को कुचलकर मारने से उसकी घृणा कैसे शांत हो सकती थी। यह एक निराशाजनक स्थिति थी। शेंतु नानतियान जियांग शियाओरू को पकड़ने में असमर्थ रहा था और इस प्रकार उजाड़ जाति को कोई बड़ा झटका देने में भी नाकाम रहा था। निर्जन जाति को किसी मृत मनुष्य के लिए कोई संवेदना नहीं होगी, केवल जियांग शियाओरू को ही घृणा होगी और संभवतः यही घृणा उसे महानता प्राप्त करने का कारण भी बनेगी। लेकिन क्या होगा अगर उसने यीयुन का सही इस्तेमाल किया। शेंतु नानतियान को याद आया कि जियांग शियाओरू ने यीयुन को नुकसान से बचाने के लिए उसके लिए अपनी जान देने पर सहमति जताई थी। जियांग शियाओरू को यीयुन की सुरक्षा की बहुत चिंता थी। जब उसे यह बात सूझी तो शेंतु नानतियान खड़ा हो गया और यीयुन को जाने दिया। उसने अपने पीछे खड़े एक बुजुर्ग से कहा, इस छोटे बदमाश को यहाँ से ले जाओ। जनता को बता दो कि इसे राजद्रोह के लिए मौत की सजा दी जाएगी, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मार डाला जाएगा। दिल के टुकड़े टुकड़े करना। कुछ बुजुर्ग मौत की सजा का नाम सुनते ही भय से उछल पड़े। शेंतु परिवार में हृदय को क्षत विक्षत करना सबसे क्रूर मृत्युदंड था। ये केवल योद्धाओं पर ही प्रयोग किया जाता था, क्योंकि मनुष्य ऐसी यातना सहन नहीं कर सकते थे। 36 दिनों की अवधि में एक लाल गर्म ब्लेड से अपराधी पर 36,000 बार वार किया जाएगा, यानी प्रतिदिन 1000 बार। हर दिन घाव भरने के बाद घावों में हृदय विच्छेदित करने वाले कीड़े का अंडा रख दिया जाता था। फिर ये अंडे धीरे धीरे फूटते और मांस व रक्त को खाने लगते। हृदय विच्छेदित करने वाले कीड़े के लावा के दांत विषैले होते थे। एक बार जब यह विष शरीर में प्रवेश कर जाता था और साथ ही शरीर के मांस व रक्त के खाए जाने का एहसास होता था तो यह असहनीय हो जाता था। अंत में जब 36,000 घाव पूरे हो जाते थे तो हृदय को क्षत विक्षत करने वाले कीड़े रक्तवाहिकाओं और नसों का अनुसरण करते हुए हृदय तक पहुंच जाते थे। वहां हजारों कीड़े हृदय को काटते थे, जिससे अंततः व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। इस मृत्युदंड में हृदय को क्षत विक्षत करने वाले कीड़े सबसे अधिक पीड़ादायक थे। युआन फाउंडेशन क्षेत्र के सामान्य योद्धा भी इस मृत्युदंड को सहन नहीं कर पाते थे और कुछ ही दिनों की यातना के बाद मर जाते थे। यहाँ तक कि जब शेंतु परिवार मृत्युदंड देता था तब भी उन्हें अपराधी की आयु बढ़ाने के लिए गोलियां देनी पड़ती थीं। युवा स्वामी, क्या आप उजाड़ जाति को उसे बचाने के लिए लुभाने जा रहे हैं? कुछ बुजुर्गों ने तुरंत शेंतु नानतियान के इरादों का अनुमान लगा लिया। ये सही है, इस बच्चे को मारना चींटी को कुचलकर मारने जैसा ही होगा। मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं है, नहीं इससे कोई हल निकलेगा। लेकिन अगर मैं ये खबर फैला दूं कि बच्चे को दिल के टुकड़े टुकड़े करके मौत की सजा दी जाएगी तो उस छोटी चुड़ैल लड़की को जल्दी ही पता चल जाएगा। चुप्रांत के शहर में शायद अभी भी कुछ और उजाड़ जाति के जासूस होंगे। खबर जल्दी ही उसके कानों तक पहुंच जाएगी। वह नन्ही चुड़ैल चुप नहीं बैठेगी। उसी क्षण हमें एक अवसर मिलेगा। जब कुछ बुजुर्गों ने यह सुना तो उन्होंने हल्की सी आह भरी। एक बुजुर्ग ने कहा, क्या इस यीयुन का इतना महत्व है? जब उजाड़ जाति को यह खबर मिलेगी तो वे निश्चित रूप से जान जाएंगे कि हमने जाल बिछाया है। अगर उन्हें जाल का पता चल गया तो वे शायद इतने मूर्ख नहीं होंगे कि उसमें फंस जाएं। इसके अलावा यीयुन एक इंसान है, तो क्या होगा अगर उजाड़ जाति उसे बचाने न आए? यीयुन का करीबी रिश्ता सिर्फ जियांग शियाओरू से था और उसका वीरान जाति से कोई संबंध नहीं था। वीरान जाति के उच्च अधिकारियों को यीयुन की जान की परवाह क्यों होगी? वे एक इंसान को बचाने के लिए एक विशेषज्ञ की जान जोखिम में क्यों डालेंगे, खासकर तब जब उन्हें पता था कि जाल बिछाया गया है। हम कोशिश करके ही जान लेंगे, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। अगर किसी को उसकी जान की परवाह नहीं है तो हम उसे क्षत विक्षत हृदय से मरने देंगे। शेंतु नानतियान ने यह बात हल्के फुल्के अंदाज में कही, जिससे यीयुन का भाग्य तय हो गया। और यीयुन के अलावा ताया दिव्य साम्राज्य का कोई भी योद्धा इसे रोक नहीं सका। इसके बारे में सोचते ही वे निराश हो गए। यह उनका देश था और यीयुन उनके देश का प्रतिभाशाली व्यक्ति था। शेंतु नानतियान के कुछ सरल शब्द ही यीयुन को मौत की सजा सुनाने के लिए काफी थे और अब वे केवल असहाय होकर देखते रह सकते थे। हमें इस मामले की सूचना तुरंत महामहिम सम्राट को देनी चाहिए। चू शियाओरान ने मन बना लिया। भले ही दिव्य सम्राट यीयुन को न बचा पाएं, लेकिन ताया दिव्य साम्राज्य के स्वामी होने के नाते उनकी बातों में निश्चित रूप से कुछ तो वजन होगा। इसी क्षण शेंतु नानतियान को अचानक कुछ सूझा। फिर वही यीयुन की ओर बढ़ा और यीयुन का जबड़ा चुटकी से पकड़ लिया। हाथ घुमाते ही उसकी हथेली में एक बर्फीली नीली गोली प्रकट हो गई। ये गोली बर्फ के गोले जैसी थी। प्रकट होते ही इससे एक खतरनाक हिम ऊर्जा निकली। आसपास की जलवाष्प तेजी से संघनित होकर हिम ऊर्जा में तब्दील हो गई। एक गोली में इतनी खतरनाक आभा उत्पन्न करने की क्षमता थी। शेंतु नानतियान ने उपहास भरे लहजे में यीयुन को तिरस्कारपूर्ण ढंग से देखते हुए कहा, मुझे देखने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं है। ऊपर से तो तुम मुझसे डरते हुए दिखते हो, लेकिन दिल ही दिल में मुझसे गहरी नफरत करते हो। सच में तुम अपना गुस्सा निकालने के लिए मुझे मारना चाहते हो, है ना? क्या तुम सोच रहे हो कि इस विपत्ति से बच जाने पर तुम पूरी ताकत से साधना करोगे और भविष्य में मुझसे बदला लोगे? हा। शेंतु नानतियान ने यीयुन के मन की बात पढ़ ली और उसकी आंखों में तिरस्कार की झलक दिखाई दी। कैद में रहते हुए मैं तुम्हें दिन रात मुझे जान से मारने की इच्छा कैसे करने दे सकता हूँ? तुम एक चींटी के समान हो, इसलिए ऐसे विचारों के लायक नहीं हो। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो यह मेरे रुतबे का अपमान होगा। मैं तुम्हारी उम्मीदों को तोड़ दूंगा और तुम्हें निराशा में डाल दूंगा, मानो तुम चलते फिरते मुर्दे हो। अध्याय 360 7 हानिकारक दिव्य यिंग गोलियां। जब शेंतु नानतियान ने यह कहा तो आसपास के लोग घबरा गए। उन्हें नहीं पता था कि वह यीयुन के साथ क्या करेगा। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह बेहद भयानक होगा।
लोगों ने शेंतु नानतियान के हाथ में मौजूद गोली को देखा। उसके आसपास की बर्फीली हवा ने लोगों को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। शेंतु नानतियान ने यी यून से कहा, मेरे लिए तुम एक चींटी के समान हो। तुम्हारा कोई महत्व नहीं है। मुझे मारने का तुम्हारा विचार उतना ही हास्यास्पद है जितना किसी भिखारी का किसी ऋषि से यह कहना कि वह उसकी जगह लेगा। इसके अलावा तुम 10 दिनों में मर जाओगे। मैं विशेष रूप से उस उजाड़ जाति के सदस्यों के लिए जाल बिछाऊंगा जो तुम्हें बचाने आएंगे, ताकि वे तुम्हें बचा न सकें। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बदला लेने का कोई मौका नहीं दूंगा। मेरे हाथ में जो गोली है उसे 7 घातक दिव्य यिंग गोली कहते हैं। जैसे ही शेंतु नानतियान ने बोलना शुरू किया, उसने यी यून का मुंह जबरदस्ती खोल दिया। उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी, लेकिन वह मुस्कान क्रूरता और निर्दयता से भरी थी। 7 नॉक्सियस डिवाइन यिन पिल एक बेहद महंगी गोली है। इसे एक मृत व्यक्ति के रूप में खाना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। 10 दिनों में पाले के विष तुम्हारे अंगों पर आक्रमण करेंगे। लगता है तुम शुद्ध यांग नियमों का अभ्यास कर रहे हो। हाँ, आज से लेकर 10 दिनों में तुम्हारा शुद्ध यांग अभ्यास पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। कोई देवता भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। उस क्षण 10,000 कदम पीछे हटकर भी यदि तुम्हें वास्तव में निर्जन जाति द्वारा बचा भी लिया जाए तो भी तुम अपंग हो जाओगे। तुम्हारे लिए केवल अंतहीन निराशा ही प्रतीक्षा कर रही है। शेंतु नानतियान के बोलते ही आसपास के लोगों के चेहरे उतर आए। शेंतु नानतियान एक ऐसे क्रूर स्तर पर पहुंच गया था कि इससे भी बदतर कुछ सोचना मुश्किल था। किसी योद्धा की साधना शक्ति को नष्ट करना उसे जान से मारने से भी बदतर था। मार्शल आर्ट से मिलने वाली ताकत और प्रतिष्ठा के आदी हो जाने के बाद कई योद्धा अपनी साधना के स्तर को क्षीण होने देने के बजाय मरना पसंद करेंगे। इसके अलावा शेंतु नानतियान यी यून को जहर की गोली खिलाने के बाद भी अपनी बहन को वापस लाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा था, जबकि उजाड़ जाति एक अपाहिज को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसके तरीके इतने क्रूर थे कि रोंगटे खड़े हो जाते थे। यी यून का मुंह खून से सना हुआ था। शेंतु नानतियान को देखते हुए उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। उसने अपने पूरे जीवन में कभी किसी से इतनी नफरत नहीं की थी। इसके विपरीत लियान चेंग्यू, जिसने उस समय यी यून की जान लेने की कई कोशिशें की थीं, वास्तव में शेंतु नानतियान से कहीं बेहतर था। लगता है तुम मुझसे सचमुच नफरत करती हो। तुम्हारी आंखों में ये देखो के। खैर, अब क्या कर सकती हो। अगर तुम्हारा कोई काम न होता तो मैं तुम्हें अब तक मार चुका होता। बेशक तुम्हें मारना उस पीड़ा के मुकाबले कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें अभी दे रहा हूँ। शेंतु नानटेन ने भयावह ढंग से हंसा। उंगली के एक झटके से 7 विषैली दिव्य यिंग गोली सीधे यी यून के मुंह में चली गई। फू, गोली सीधे यी यून के पेट में चली गई। शुरुआती कुछ सेकंड में यी यून को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। हालांकि इसके बाद अचानक उसका शरीर जम गया। इस गोली में भयानक हिम ऊर्जा थी। पेट में प्रवेश करते ही यह सीधे उसके दांतियान की ओर बढ़ गई। उसे अत्यधिक ठंड लग रही थी। उसके दांतियान से वह भयानक हिम ऊर्जा उठी और उसने मूल रूप से जिस शुद्ध यांग युवान ऊर्जा का अभ्यास किया था वह उससे शीघ्र ही नष्ट हो गई। बहुत ठंड है। यी यून का चेहरा पीला पड़ गया और उसका शरीर कांपने लगा। उसके एक्यूपंक्चर बिंदुओं और रोमछिद्रों से हिम ऊर्जा की लहरें निकलने लगीं। आसपास की हवा में मौजूद जलवाष्प संघनित होकर अंततः बर्फ के क्रिस्टल में बदल गई। यी यून की बाहों और बालों पर बर्फ की एक परत जम गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसका खून जम गया हो और बहना बंद हो गया हो और वह जमीन पर गिर पड़ा। यी यून को ऐसी हालत में देखकर चू शियाओरान और यी यून से अच्छे संबंध रखने वाले सभी लोगों का दिल दुख से भर गया। शेंतु नानतियान अमानवीय था। वह निर्दयी और बेईमान था। उसका मिजाज बदलता रहता था और उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊंची थीं। और संभवतः यी यून की मृत्यु उसी के हाथों हो जाएगी। आपदाओं की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती थी। किसने सोचा होगा कि शुरू से ही हंसमुख और होनहार यी यून कुछ ही दिनों में इस तरह की हो जाएगी। और यी यून की साधना का स्तर तेजी से घटता जा रहा था। क्या ताया दिव्य सम्राट अब भी उसे बचाने की जहमत उठाएंगे। हर किसी का अपना एक महत्व था। अगर यह कांग्यान, ग्रैंड मास्टर युहुआ या ताया डिवाइन सिटी के नगर प्रमुख होते तो वे शायद भावुक हो जाते और यी यून की उपलब्धियों को ध्यान में रखते। भले ही यी यून की साधना का स्तर अब कमजोर हो गया था, फिर भी वे यी यून की रक्षा के लिए अपनी पूरी कोशिश करते। हालांकि ताया दिव्य सम्राट यी यून को बिल्कुल नहीं जानते थे। उन्होंने केवल उसके बारे में सुना था, लेकिन देश के हित को ध्यान में रखते हुए वे एक ऐसे व्यक्ति के लिए शेंतु नानतियान के खिलाफ कैसे जा सकते थे जिसकी साधना का स्तर अब पूरी तरह से कमजोर हो चुका था। अब ताया दिव्य साम्राज्य शेंतु परिवार पर भरोसा कर रहा था। बिना किसी आश्चर्य के ताया दिव्य सम्राट संभवतः इसे चुपचाप स्वीकार कर लेंगे, मानो ये कभी हुआ ही न हो। इसके बारे में सोचते ही चू शियाओरान को दुख का एक झटका सा महसूस हुआ। इसी क्षण शेंतु नानतियान ने अपने पीछे खड़े एक बुजुर्ग से कहा, आदेश तैयार करो और दुनिया को सूचित करो कि राक्षसों का झुंड हमला कर रहा है। ताया के आम लोगों को बताओ कि उनके दिलों में बसी किंवदंती ताया दिव्य नगर नष्ट हो चुकी है। ताया दिव्य राज्य की भूमि पर भी खतरा मंडराएगा। शेंतु नानतियान जानता था कि ताया दिव्य साम्राज्य ने राक्षसों के झुंड को पूरी तरह से गुप्त रखा था, लेकिन अब इसे गुप्त रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लोग शेंतु नानतियान के इरादों का अंदाजा लगा सकते थे। वह ताया दिव्य साम्राज्य में दहशत फैलाना चाहता था। ऐसे में ताया दिव्य साम्राज्य के शाही परिवार को उन पर और भी अधिक निर्भर रहना पड़ेगा और वे जनता का दिल जीतने में भी सफल होंगे। ताया दिव्य साम्राज्य में उनका रुतबा तेजी से बढ़ेगा और फिर वे जियांग शियाओरू का पीछा करने के लिए ताया दिव्य साम्राज्य को युद्ध क्षेत्र के रूप में इस्तेमाल करने के अपने कृत्य को जायज ठहरा सकेंगे। ये व्यक्ति दुष्ट और धूर्त है। यी यून को उसके हाथों मरने से रोकना असंभव है। ताया दिव्य नगर के एक स्वाभिमानी पुत्र ने विलाप किया। शेंतु नानतियान जैसा व्यक्ति जनजात नेता था। उसकी क्रूरता, दृढ़ संकल्प और बेईमानी भरे तरीके दूसरों को भयभीत कर देते थे। कोई भी ऐसे व्यक्ति के आदेशों का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करता था। इस प्रकार शेंतु नानतियान, जो ताया दिव्य साम्राज्य से संबंधित नहीं था, ने अब ताया दिव्य साम्राज्य में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया था और वह संपूर्ण ताया दिव्य साम्राज्य का नियंत्रक बन गया था। इस समय शेंतु नानतियान ने आगे कहा, एल्डसू और एल्डमो को स्वर्ग पृथ्वी ब्रह्मांडीय सरणी स्थापित करने की व्यवस्था करो। यी यून को सरणी के बीच में रखो और निर्जन जाति के आने का इंतजार करो। चाहे कोई भी आए, सबको मार डालो। एल्डसू, एल्डमो, कुछ बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा और चिंतित हो गए। उन्हें ऐसा करने के लिए आमंत्रित करना। यी यून को चारा बनाना।
उजाड़ जाति के महत्वपूर्ण लोग जाल के बारे में जानकर शायद ना आए। अगर हम उन दोनों को परेशान करें और उन्हें बेवजह बुला लें तो यह अच्छा नहीं होगा, है ना? एल्डर सू और एल्डर मो शेंतु परिवार के मेहमान थे। वे पश्चिमी क्षेत्रों में बेहद प्रसिद्ध थे। वे ऐसे व्यक्तित्व थे कि वे जिस भी प्राचीन परिवार में जाते उन्हें विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मान मिलता था। वे शेंतु परिवार के प्रति रिश्तेदारी के कारण ऋणी थे, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने 300 वर्षों तक शेंतु परिवार की सेवा की और उन्हें कुल मिलाकर केवल 3 काम करने पड़े। उदाहरण के लिए, एल्डर सू और एल्डर मो को स्वर्ग पृथ्वी एम्पायरियल एयर स्थापित करने के लिए आमंत्रित करके इसे शेंतु परिवार के लिए एक कार्य माना जाएगा, भले ही निम्न श्रेणी की डेसोलेट जाति का कोई सदस्य ही क्यों ना आए। हालांकि अगर उजाड़ जाति से कोई नहीं आया तो इसे उन चीज़ों में से एक नहीं माना जाएगा, लेकिन यह उनके आपसी संबंधों का दुरुपयोग होगा। इसलिए कुछ बुजुर्गों को लगा कि इससे बेवजह हंगामा हो रहा है। यियून तो बस एक इंसान थी जो बहुत कमजोर थी। क्या सच में ऐसा करने की कोई ज़रूरत थी? शेंतु नानतियन ने कहा, मुझे लगता है कि यह छोटा कमीना उस जियांग लड़की के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और उस लड़की का उजाड़ जाति में बहुत विशेष स्थान है। जब मैं ये खबर फैलाऊंगा तो बहुत संभावना है कि उजाड़ जाति का कोई उच्च पदस्थ सदस्य आएगा। वीरान जाति ने एक विशाल योजना के तहत दिव्य विन्य भूमि को पार कर लिया है। इतनी बड़ी पशु सेना को इकट्ठा करना किसी लड़की को ढूंढने के साधारण काम के लिए नहीं किया जा सकता। चरवाहे लड़के को शायद जियांग लड़की के अस्तित्व के बारे में भी पता न हो, इसलिए अगर उन्हें जियांग लड़की मिल भी जाए तो वे शायद तुरंत नहीं निकलेंगे। अगर हम डेसोलेट जाति के कुछ उच्च अधिकारियों को मार गिराएं तो हम उनके द्वारा छोड़े गए सुरागों का पीछा करके लड़की का पता लगा सकते हैं और उसे पकड़ सकते हैं। वह न केवल प्रतिष्ठा में अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि उनका रक्त भी अत्यंत शुद्ध है। यह अमूल्य है। यदि हम उन्हें पकड़ लेते हैं तो यह न केवल मेरे लिए एक बड़ा सौभाग्यशाली अवसर होगा, बल्कि शेंतु परिवार के लिए भी एक सुनहरा अवसर होगा। इसके लिए एल्डर सू और एल्डर मो का उपयोग करना हमारे लिए अनिवार्य है। ठीक है, हम युवा स्वामी के निर्देशों का पालन करेंगे। बड़े बुजुर्ग पीछे हट गए और सभी व्यवस्थाएं करने लगे। शेंतु नानतियान ने यियून की ओर देखा और ठंडे लहजे में कहा, इसे ले जाओ और जेल में डाल दो। इस समय यियून का शरीर बर्फ से ढका हुआ था। उसके मूल रूप से काले बालों के बीच सफेद रेशे दिखाई देने लगे थे। ये 7 हानिकारक दिव्य यिंगोली के प्रभावों में से एक था। जैसा कि शेंतु नानतियान ने बताया, ये गोली अनमोल थी। यियून को यह नहीं पता था कि 7 विषैली दिव्य यिंगोली कैसे तैयार की गई थी। उसने अनुमान लगाया कि इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्रियां कम से कम उच्च श्रेणी की प्राचीन प्रजातियों की थीं। संभवतः इसमें कई प्राचीन जड़ी बूटियां भी मिली हुई थीं। ये जानना आवश्यक था कि ऐसे पारिवारिक वंश में आदिम सच्ची आत्माएं भी विद्यमान होती हैं। जहां तक गोली की बात है, उसमें आदिम सच्ची आत्मा के रक्त का अंश मिला होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। सामान्य परिस्थितियों में यदि 7 विषैली दिव्य यिन की गोली निगल ली जाए तो उसकी साधना के स्तर के अनुसार ये उनकी सभी नसें और डाइंटियन जम जाएंगी, जैसा कि शेंतु नानतियन ने कहा था। बाद में उसके द्वारा विकसित शुद्ध यांगची धीरे धीरे बर्फीली ठंड से नष्ट हो जाएगी। उस क्षण उसकी नाड़ियां क्षतिग्रस्त हो जाएंगी और उसका दांत्यान गायब हो जाएगा। उसके पूरे शरीर में पाले के विष फैल जाएंगे। उसकी साधना का स्तर धीरे धीरे शून्य हो जाएगा और वह पुनर्तः अपंग हो जाएगा। शेंतु नानतियान यही देखना चाहता था। हालांकि वह यियून को नीचा समझता था, लेकिन उसने खरपतवारों को जड़ से नष्ट करके उनसे छुटकारा पाने की आदत बना ली थी। वह इस दुनिया में किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखना चाहता था जिसमें उसे जरा सा भी खतरा पहुंचाने की संभावना हो। जब यियून भयानक बर्फीली ऊर्जा का सामना कर रहा था, तब किसी को पता नहीं था कि उसके हृदय में स्थित बैंगनी क्रिस्टल मूल पर्पल क्रिस्टल ओरिजिन धीरे धीरे धड़क रहा था। हर धड़कन के साथ बैंगनी क्रिस्टल मूल बार बार स्पंदित हो रहा था। उसके शरीर की बर्फीली ऊर्जा धीरे धीरे बैंगनी क्रिस्टल द्वारा अवशोषित हो रही थी। यदि यियून का शरीर बर्फ का एक टुकड़ा बन जाता तो बैंगनी क्रिस्टल बर्फ के बीच में आग के बीज की तरह होता, जो उसे झिलमिलाती गर्मी और प्रकाश प्रदान करता। बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा उसके जमे हुए नाड़ियों में प्रवाहित होने के साथ यियून ने महसूस किया कि वे धीरे धीरे ठीक होने के संकेत दिखा रही हैं। और 7 हानिकारक दिव्य यिंगोली की हिम ऊर्जा को बैंगनी क्रिस्टल द्वारा अवशोषित किए जाने के बाद ये धीरे धीरे बैंगनी क्रिस्टल के भीतर एक पिंड में संकुचित हो गई। यह नीले बर्फ के क्रिस्टलों का एक पिंड था। ये बैंगनी क्रिस्टल के भीतर संघनित होने लगा और धीरे धीरे आकार में बड़ा होता गया। इससे कुछ ही दूरी पर शुद्ध यांग आत्मा विद्यमान थी। बैंगनी क्रिस्टल में नीले रंग की ऊर्जा का एक पिंड और सुनहरे रंग की ऊर्जा का एक पिंड एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर स्थित थे। यद्यपि ये ऊर्जाएं प्रकृति में बिल्कुल विपरीत थीं, फिर भी वे एक दूसरे से अलग रहीं और कुछ भी घटित नहीं हुआ। बैंगनी क्रिस्टल अभी भी यहीं था। यियून ने अपना सीना पकड़ लिया। अपने घोर निराशा के क्षण में भी बैंगनी क्रिस्टल ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। इसने यियून को उसकी आखिरी उम्मीद दी थी। दरअसल चाहे कुछ भी हो जाए, बैंगनी क्रिस्टल उसके शरीर में ही रहता था और यह कुछ ऐसा बन गया जिस पर यियून हमेशा के लिए भरोसा कर सकता था।